नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस लेक्चर में हम SQC1 का डिटेल में रिवीजन करने जा रहे हैं। तो एक बार रिवीजन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमने बेसिक लेक्चर में देखा था कि एक सी एन प्रैक्टिस क्या क्या काम कर सकता है। मैंने बताया था कि सी एन प्रैक्टिस कई सारे काम करता है। तो कौन कौन से काम करता है एक सी एन प्रैक्टिस? एक सी एन प्रैक्टिस ऑडिट एंगेजमेंट करता है, रिव्यू एंगेजमेंट करता है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट करता है और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट भी करता है। तो कई सारे काम करते हैं। तो अगर मान लो सीएन प्रैक्टिस को क्या करना है, सीएन प्रैक्टिस अगर मान लो ऑडिट करने जा रहा है, ऑडिट एंगेजमेंट, तो कैसे करेगा? वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग करेगा। अगर एक सीएन प्रैक्टिस को क्या करना है, रिव्यू एंगेजमेंट करना है, तो उसको कैसे करना है? उसको जो रिव्यू एंगेजमेंट है कैसे करना है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग करनी है। और अगर एक सीएन प्रैक्टिस क्या करने जा रहा है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो कैसे करना है? उसको स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट फॉलो करने होंगे। और अगर सीएन प्रैक्टिस क्या करने जा रहा है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसको हम रिलेटेड सर्विस भी बोलते हैं, तो वो कैसे करेगा? स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस के अकॉर्डिंग करेगा। अब देखो आईसीआई क्या चाहता है, आईसीआई क्या चाहता है कि एक सीएन प्रैक्टिस जो भी काम करे ना, ये जो भी काम करे, चाहे वो ऑडिट करे, रिव्यू करे, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट करे या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसमें क्या है? क्वालिटी आए। उसमें क्या है? क्वालिटी आए। तो आईसीआई ने क्या निकाले? आईसीआई निकाले स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्या निकाले? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल निकाला आईसीआई ने, SQC1। ये क्या बताता है? ये स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल क्या बताता है कि एक सीए अगर उसको क्या करना है, क्वालिटी लानी है, चाहे वो जो भी काम करे, अगर एक सीए फर्म जो भी काम करे, चाहे वो ऑडिट करे, रिव्यू करे, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट करे, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जो भी काम करे, उसमें क्वालिटी कैसे आएगी? कौन बताएगा? ये SQC1 बताएगा, ये SQC1 ही बताएगा। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। SQC1 इसका नाम देखो, SQC1 का नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट, रिव्यू एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। नाम ही क्या बोल रहा है कि अगर कोई सी फर्म क्या कर रही है, ऑडिट कर रही है, रिव्यू एंगेजमेंट कर रही है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कर रही है या फिर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट कर रही है, तो उसमें क्वालिटी कैसे आएगी? कौन बताएगा हमें? SQC1 बताएगा, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 बताएगा। अब देखो मैं बार बार किसकी बात करूँ? क्वालिटी की बात करूँ कि क्वालिटी कैसे आए, जो भी हम काम करें उसमें क्वालिटी कैसे आए। तो इस क्वालिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे इस क्वालिटी का मतलब क्या है ये समझो। क्वालिटी का मतलब क्या है कि इसे जो भी काम करे, जो भी एंगेजमेंट करे, जो भी एंगेजमेंट करे वो कैसे करे? एज पर स्टैंडर्ड्स करे। मतलब अगर ऑडिट करे तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग करे, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट करे तो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग करे। इसका मतलब यह है क्वालिटी का मतलब। और क्या है इसका मतलब? कि हम जो भी एंगेजमेंट करें, एक हम जो भी एंगेजमेंट करें उसमें क्या करे? वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करे। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? कोड ऑफ एथिक्स बताए गए हैं। ये कोड ऑफ एथिक्स कहाँ पर बताए गए हैं? आपके चैप्टर है प्रोफेशनल एथिक्स, उसमें बताए गए हैं। वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या करे, जब भी क्या करे सीए फर्म क्या करे, कोई भी एंगेजमेंट करे तो वहाँ पे क्या करे? एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करे और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लाई करे। जैसे मान लो कंपनी एक्ट बना हुआ है तो उसको भी कंप्लाई करे। ये है क्वालिटी का मतलब। अब एक बेसिक बात और देख लेते हम, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने जा रहे हैं जो इस स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगी। अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझते तो आपको ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। जिसमें पहली टर्म है ये इतनी काम की नहीं है, अगर ये समझ भी नहीं आए तो कोई मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है पहली टर्म? सीए फर्म। सीए फर्म किसे बोला जाएगा? सीए फर्म किसे बोला जाएगा? अगर मान लो क्या कर रहा है, एक इंडिविजुअल सीए क्या कर रहा है, इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा है। एक सीएन प्रैक्टिस क्या कर रहा है, इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसे भी सीए फर्म बोल दिया जाएगा। अगर क्या कर रहे हैं, कई सारे सीएन प्रैक्टिस मिलकर के पार्टनर्स बन के क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसे भी क्या बोला जाएगा? सीए फर्म बोला जाएगा। और अगर वो क्या करते हैं, सीए एलएलपी बना लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसे भी क्या बोला जाएगा? सीए फर्म बोला जाएगा। तो ये होता है सीए फर्म। अब देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजमेंट पार्टनर। ये आपको समझ आना चाहिए, एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा? वो सीएन प्रैक्टिस, वो सीएन प्रैक्टिस, वो जो कि क्या हो, जो किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, जो कि किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए पूरा की पूरा रेस्पॉन्सिबल हो, उसे क्या बोला जाएगा? एंगेजमेंट पार्टनर बोला जाएगा। अब जैसे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाऊं, जैसे भी जब भी कोई सीए काम करने जाता है, जैसे मान लो वो ऑडिट एंगेजमेंट करने गया, ऑडिट एंगेजमेंट, तो बताओ वो अकेला जाएगा क्या ऑडिट एंगेजमेंट करने? क्या एक सीए अकेला जाता है क्या? नहीं, अपनी पूरी टीम लेके जाता है, आर्टिकल्स वगैरह सबके साथ जाता है, एम्प्लॉइज आर्टिकल्स इनके साथ। तो काम तो कौन करता है? काम तो आर्टिकल्स वगैरह करते हैं, लेकिन जो काम आर्टिकल्स वगैरह कर रहे हैं, जो काम क्या करके दे रही है, पूरी टीम काम करके दे रही है ना, उस काम के लिए पूरा की पूरा रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? पूरा की पूरा कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? एंगेजमेंट पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है? एंगेजमेंट पार्टनर। मान लो काम आर्टिकल्स ने गलत कर दिया, काम किसने? आर्टिकल्स ने गलत कर दिया, पार्टनर ने क्या कर दिया? पार्टनर ने क्या कर दिया? फिर भी रिपोर्ट पे साइन कर दिया गलत काम के बाद भी। अब बताओ इसने क्या कर दिया? गलत रिपोर्ट पे यानी साइन कर दिया। अब मान लो बाद में गड़बड़ी पता लगती है तो सजा आर्टिकल्स को नहीं मिलेगी, सजा किसे मिलेगी? इस एंगेजमेंट पार्टनर को मिलेगी, इसको सजा मिलेगी, ये पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबल होगा। ये था इसका मतलब। जैसे इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे भी रखा है कि मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, एक सीए फर्म है, एबीसी एसोसिएट, एबीसी एसोसिएट एक सीए फर्म है। अब क्या हुआ, इसके पास 3 ऑडिट असाइनमेंट आई और 3 रिव्यू एंगेजमेंट आई। इसके पास क्या आई?
3 ऑडिट एंगेजमेंट आई और 2 रिव्यू एंगेजमेंट। मान लो एक एग्जांपल लो कि सभी की सभी ऑडिट्स के लिए पार्टनर ए रेस्पॉन्सिबल है, पार्टनर ए, तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा, पार्टनर ए। फिर मान लो सभी के सभी रिव्यू एंगेजमेंट्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, पार्टनर बी, कौन है, पार्टनर बी, तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा, यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर बी ही होगा। इस तरह से तो ये भी हमने समझ लिया एंगेजमेंट पार्टनर कि एंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा। अब आ गया नेक्स्ट टर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम मैंने बताया भी कि जब आप कभी कोई एंगेजमेंट करने जाते हो, कोई भी एंगेजमेंट, तो आप अकेले नहीं जाओगे, पूरी टीम लेके जाओगे। तो उस टीम में कौन कौन होता है, एक तो वो बंदा कौन, एंगेजमेंट पार्टनर, जो कि उस एंगेजमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबल होता है, फुल्ली रेस्पॉन्सिबल है, तो वो होगा एंगेजमेंट टीम में। और कौन होगा उस एंगेजमेंट में, और कौन होंगे, सीनियर एम्प्लॉयज होंगे कुछ, और कौन होगा, आर्टिकल्स होंगे, और कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह भी होंगे। तो ये होती है पूरी एंगेजमेंट टीम, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, पूरा के पूरा एंगेजमेंट पार्टनर। यही क्या करता है, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह बनती है उनको साइन करता है, यही क्या करता है, साइन वगैरह करता है। तो यह भी हमने देख लिया एंगेजमेंट टीम। तो ये हमने टर्म्स देख ली, ये समझना बहुत जरूरी था। अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आती ना, तो ये स्टैंडर्ड आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला, इसलिए समझना बहुत जरूरी था। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने सारी बेसिक बातें बता दी हैं, अब आ जाओ। अब क्या है, क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी कंट्रोल के 6 एलिमेंट्स बता रखे हैं, 6 एलिमेंट्स बता रखे हैं। तो कोई भी सीएफएम अगर क्या करती है, इन 6 एलिमेंट्स को कंप्लाई कर लेती है ना, तो क्वालिटी अपने आप ही आ जाएगी। अगर ये 6 एलिमेंट्स कंप्लाई कर लेते हैं ना कोई भी फर्म, तो क्वालिटी अपने आप ही आ जाएगी। तो ये यहाँ पे 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं, और क्या है, ये जो स्टैंडर्ड हमारा SQC1, इसमें बस हम इन 6 स्टैंडर्ड्स को ही, इन 6 क्वालिटी कंट्रोल को ही, हम इन 6 क्वालिटी कंट्रोल को ही क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा इस स्टैंडर्ड में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, बस हमें क्या देखना है, ये 6 क्वालिटी कंट्रोल ही देखना है। तो देखो ये एक एक करके, पहले मैं नाम बता देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहला क्वालिटी कंट्रोल क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। सबसे पहले क्या बोला कि जो लीडर होगा फर्म के अंदर, सीए फर्म के अंदर जो लीडर होगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी लाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर लीडर ही क्वालिटी पे ध्यान नहीं देगा, तो बताओ फर्म के बाकी लोग क्वालिटी पर क्यों ध्यान देंगे, आप खुद बताओ। इस कारण से क्या बोला, लीडर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लीडर होगा कौन सीए फर्म में, जो सबसे सीनियर पार्टनर है ना, वो लीडर होगा, जो सीनियर पार्टनर है। सीनियर पार्टनर मतलब जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे ज़्यादा है, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वही कौन होगा, लीडर होगा। अब इसको करना क्या है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो लीडर होगा ना फर्म के अंदर से, क्या करना पड़ेगा, एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स को कंप्लाई करना होगा, एथिक्स फॉलो करने होंगे। और साथ ही साथ हम अपनी फर्म के सभी लोगों को भी एथिक्स कंप्लाई करवाने पड़ेंगे, उनको भी करवाना पड़ेगा कंप्लाई। तो ये भी करना है। अब इसमें क्या क्या आता है वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अब आप क्या हो, सीए फर्म हो, अब आपके पास क्लाइंट आएंगे काम लेकर के। अब आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आ जा रहे हैं, बहुत भयंकर क्लाइंट, और आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो, मान लो दमादम एक्सेप्ट करे जा रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना। जब आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं भयंकर रूप से काम लेकर के, तो आपको उन क्लाइंट्स को दमादम एक्सेप्ट नहीं करना। आपको अपनी औकात भी देखनी होगी कि इस क्लाइंट का काम करने की मेरी औकात भी है क्या। ये कैसे देखा जाएगा, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। फिर आया ह्यूमन रिसोर्स कि फर्म में क्या होने चाहिए, कैपेबल लोग होने चाहिए, सफिशिएंट लोग होने चाहिए फर्म के अंदर। और फिर क्या है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इसमें क्या देखा जाएगा कि जो भी हम एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, इसमें जो भी एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, जैसे कोई ऑडिट एंगेजमेंट करने गए, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट करने गए, या रिव्यू एंगेजमेंट, तो जो भी एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, इसमें ये देखा जाएगा कि जो एंगेजमेंट हो रही है, जो एंगेजमेंट परफॉर्म हो रही है, वो एज पर स्टैंडर्ड्स तो हो रही है ना, एज पर स्टैंडर्ड परफॉर्म हो रही है या फिर ये देखा जाएगा। वो कैसे देखा जाएगा एकदम डिटेल में देखेंगे वैसे बाद में। मॉनिटरिंग में क्या होगा, फर्म का कोई भी सीनियर एक्सपीरियंस बंदा, कोई भी एक्सपीरियंस बंदा क्या करेगा, ये देखेगा कि ऊपर के जो 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स ये कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे, फर्म इन 5 एलिमेंट्स को फॉलो करती है कि नहीं करती, ये इंप्लीमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे, बस ये देखा जाएगा मॉनिटरिंग में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक एक एलिमेंट को देखने जा रहे हैं। तो हम एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ अब तक में क्या क्या काम का। देखो ऊपर जितनी भी बातें लिखी गई ना, सारी क्या है, ये सारी रेड वाली हैं, ये सारी बेसिक बातें। फिर ये एलिमेंट्स पे हो सकता है कि गलती से ऐसे इस पे अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसे पूछता नहीं है। ऐसे क्या करता है, इनका डिटेल में पूछता है, डिटेल में अंदर की चीज़ें पूछता है, ऐसे नाम नहीं पूछता। तो इनको आपको क्या करना है, बस रीड करना है, क्योंकि रीड भी करोगे ना तो सारे नाम आपको गारंटी अपने आप याद हो जाएंगे। क्यों, जब हम इनको डिटेल में याद करेंगे ना, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी को, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में समझेंगे, तो 6 के 6 नाम अपने आप ही याद हो जाएंगे कि हमें क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट्स मेंटेन करने, इंप्लीमेंट करने हैं। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं एक। सबसे पहला, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन दी फर्म, कि लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्या करना है उसे, लीडर कौन होगा बता रखा है। तो लिखा हुआ है फॉलोइंग कंसिडरेशन हैल बी टेकन बाय लीडर व्हाइल अपहोल्डिंग द क्वालिटी ऑफ फर्म।
तो लीडर कौन होगा? सीनियर पार्टनर। जो भी फर्म के अंदर क्या है, सीनियर पार्टनर है, वही क्या होगा? लीडर होगा। अब उसे करना क्या है, लीडर को करना क्या है, तो देखते जाओ एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट कि कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। लीडर को क्या देखना है, लीडर को ये ध्यान रखना है, उसको कभी भी कमर्शियल कंसिडरेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। मतलब लीडर को, मतलब जो सीनियर पार्टनर है फर्म के अंदर, उसको कभी भी पैसों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, उसको किसी इंपॉर्टेंस देनी है, उसको क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देनी है। इसका मतलब मान लो उसके पास 2 क्लाइंट है, क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक छोटा सा क्लाइंट है, कम पैसे देता है, तो ऐसे नहीं कि उसकी तो आप क्या कर रहे हो, उसकी जो एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो एकदम हवा में कर रहे हो। और एक बड़ा क्लाइंट है, वो खूब पैसे दे रहा है, तो उसकी जो एंगेजमेंट हो आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल लूँ, आप क्या कर रहे हो, पैसों के चक्कर में आपके पास भयंकर क्लाइंट आए जा रहे हैं, भयंकर आपके पास क्या आए जा रहे हैं, क्लाइंट आए जा रहे हैं काम लेकर के, वो आप उनको एक्सेप्ट किए जा रहे हो, उनका आप दमादम एक्सेप्ट किए जा रहे हो। तो बताओ, अगर आप दमादम एक्सेप्ट किए रहे जाओगे क्लाइंट्स को, तो क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? क्वालिटी तो बचेगी नहीं। तो इस कारण से आपको क्या करना है, कभी भी पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, आपको क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देनी है। दूसरा पॉइंट देखो, और क्या करना है लीडर को, पॉलिसीज बनानी है, पॉलिसीज रिगार्डिंग कंपनसेशन, प्रमोशन, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट दी कमिटमेंट टू क्वालिटी। कि मतलब जो लीडर है फर्म के अंदर, सीए फर्म के अंदर जो सीनियर पार्टनर है, उसको वो जब भी पॉलिसी बनाए, किसके रिगार्डिंग, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के रिगार्डिंग, प्रमोशन के रिगार्डिंग, बोनस वगैरह के रिगार्डिंग, तो इस तरह से पॉलिसी बनाए कि फर्म के लोग क्या करें, क्वालिटी पर फोकस करें। इस तरह से पॉलिसी बनानी है। जैसे एग्जाम्पल, आपने प्रमोशन के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी बनाई कि जो बंदा क्वालिटी वाला काम करेगा, क्वालिटी वाला काम मतलब जो एज पर स्टैंडर्ड्स काम करेगा, जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करेगा, जो कंपनी एक्ट वगैरह को अच्छे से फॉलो करेगा, उसको हम क्या देंगे, उसको हम बोनस देंगे, उसको प्रमोशन देंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, लीडर को पॉलिसी बनानी है सीए फर्म के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये भी एकदम ईजी है। और क्या करना है लीडर को, क्या करना है, डिवोट दी सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी। और क्या करना है, उसे क्वालिटी के लिए पैसा भी खर्च करना है। वो क्या कर सकता है, जैसे फर्म में टाइम टू टाइम क्या करवा सकता है, ट्रेनिंग वगैरह करवा सकता है अपने फर्म के लोगों की, ताकि वो क्या करें, जब भी काम करने जाएं, कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करने जाएं, तो एकदम क्वालिटी वाला काम करें, एज पर स्टैंडर्ड्स काम करें, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करे, वो बहुत अच्छा काम करे, एकदम मेहनत से काम करे। तो उसके लिए क्या कर दे, उसके लिए क्या कर दे, ट्रेनिंग वगैरह दे, थोड़ा पैसा खर्च करे। तो ये है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला एलिमेंट जो था हमारा लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी क्वालिटी लाने के लिए, वो हमने देख लिया। ये बस इतना सही है। तो इसमें आपको ये तीनों पॉइंट याद करने हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बना सकता है आईसीआई, या तो इस लाइन पे बना देगा या इस लाइन पे, कोई भी लाइन पे बना सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट एलिमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे क्या करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या करना है, जो लीडर होगा, जो लीडर है फर्म के अंदर, मतलब सीनियर पार्टनर तो है लीडर, तो उसे क्या करना है, खुद को तो एथिक्स फॉलो करनी ही है, कंप्लाई करनी है, साथ ही साथ अपनी फर्म के लोगों से भी एथिक्स फॉलो करवानी है, उनको भी ज्ञान देना है एथिक्स के रिगार्डिंग, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देनी है, ये सब करना है। तो अब यहाँ पे 5 एथिकल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एथिक्स के रिगार्डिंग, कि अपन एथिक्स को अपन क्या करना है, कंप्लाई करना है। तो ये क्या क्या है, 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 एथिकल प्रिंसिपल्स। क्या क्या, इंटीग्रिटी, सबसे पहले क्या करना है, ईमानदारी से काम करना है। क्या करना है, जो लीडर है उसको खुद को भी ईमानदारी से काम करना है, और फर्म को भी क्या करना है, ऐसा ज्ञान देना है कि वो लोग भी क्या करें, ईमानदारी से काम करें। अभी देखो ये जो 5 प्रिंसिपल्स है ना, 5 प्रिंसिपल्स यहाँ पे ऐसे नहीं नाम दिए हुए हैं, ये सब डिटेल में ऐसे नहीं, कहाँ बता रखा है, प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर में बता रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये डिटेल में नहीं बता रहा, ये हम कहाँ देखते हैं डिटेल में, प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर में देखते हैं। तो क्या क्या करना है, देखो एथिकल में 5 एथिकल प्रिंसिपल है, क्या क्या, एक इंटीग्रिटी, ईमानदारी से काम। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, कि क्या करें, फर्म के जो भी लोग हैं, फर्म में जितने भी लोग हैं, क्या करें, जब भी कोई भी काम करने जाएं, कोई भी एंगेजमेंट करने जाएं, तो बिना किसी के दबाव में आके काम करें, बिना किसी के दबाव में काम करें, ना किसी की चापलूसी करनी, ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। फिर आया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कि जब भी हम कोई एंगेजमेंट करने जाए तो हमें क्या करना है, अपनी नॉलेज को एक तो अप टू डेट रखना है। क्या करना है, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना है, और साथ ही साथ क्या करना है, उस नॉलेज को लगा करके एकदम मेहनत से काम करना है, एकदम मेहनत से, ऐसे नहीं कि लापरवाही में काम करना है, लापरवाही में काम नहीं करना, हवा में काम नहीं करना, एकदम मेहनत से काम करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो कॉन्फिडेंशियलिटी। ये क्या बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी, हमें क्या करना है, हमें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। अब आप देखो क्या हुई, सीए फर्म हो, आप कई सारे क्लाइंट के यहाँ पे जाओगे काम करने, अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगी, क्लाइंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना कि उस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आपको जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको क्या करो, पूरी दुनिया को बांट रहे हो, ऐसा नहीं करना। कभी भी आपको क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को क्या नहीं करना, थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना, आपको क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना। फिर लास्ट क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको क्या करना है, आपको लॉज एंड रेगुलेशन मेंटेन करना है, और आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आईसीआई की बदनामी हो, कोई भी ऐसा आपको काम नहीं करना, यह है प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये हमने देख लिए 5 एथिकल प्रिंसिपल्स, ये एकदम इजी होते हैं। अब देखो इस एथिकल रिक्वायरमेंट में एक और चीज बता रखी है, क्या,
इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसके रिगार्डिंग फर्म को क्या पॉलिसी बनानी है। अब मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था, क्या बताया था कि जब भी आप क्या करने जाओ, एश्योरेंस एंगेजमेंट करने जाते हो ना, जब भी एक इन प्रैक्टिस क्या करने जाता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो वहाँ पे उसका इंडिपेंडेंट होकर काम करना बहुत जरूरी है। कहाँ पे? एश्योरेंस एंगेजमेंट में। अगर नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होती ना, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो या फिर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या क्या होती है? एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट और अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये क्या कहलाते हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट होकर काम करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या करना है फर्म को, इसके रिगार्डिंग क्या करना है वो यहाँ पे बता रखा है। तो क्या करना है फर्म को, एक तो सबसे पहले क्या करना है, कम्युनिकेट दी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स टू इट्स पर्सनल। फर्म को क्या करना है, फर्म को क्या करना है, अपने फर्म के सभी लोगों को, फर्म के सभी लोगों को इंडिपेंडेंस का ज्ञान देना है, ज्ञान देना है इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, कि भाई इंडिपेंडेंट होके कि एश्योरेंस एंगेजमेंट के केस में इंडिपेंडेंट होकर काम करना क्यों जरूरी है, एक तो ये ज्ञान देना है। और उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स होती हैं, सारा ज्ञान देना है, क्या क्या प्रोविजन बने हुए हैं, इंडिपेंडेंस की कैसे खतरे में आ सकती है, तो सारा ज्ञान देना है आपको। क्या करना है, अपने फर्म के लोगों को सारा ज्ञान देना है इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, सारा ज्ञान। और फिर आपको क्या करना है, और क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करने हैं, आइडेंटिफाइंग द सर्कमस्टेंसेज दैट क्रिएट द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। क्या करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, फर्म को क्या करना है, उनके पास जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्लाइंट से जो भी एंगेजमेंट्स आ रही है, जो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट आ रही है, उसमें देखना है कि उसमें हमारे इंडिपेंडेंस को कोई खतरा तो नहीं आ रहा ना, हमारे इंडिपेंडेंस को कोई खतरा तो नहीं आ रहा ना। और अगर मान लो क्या आ रहा है, वहाँ पे खतरा आ रहा है, तो क्या करना है, उनको एलिमिनेट करने होंगे। ये क्या करना पड़ेगा उनको, इन खतरों को खत्म करना होगा। कैसे? सेफगार्ड्स लगा करके। अब ये जो खतरे क्या होते हैं, आप बोलोगे सर इंडिपेंडेंस में क्या क्या खतरे आ सकते हैं, ये खतरे भी, ये जो थ्रेट्स हैं, ये भी हम कहाँ पे डिटेल में देखते हैं, हमारे प्रोफेशनल एथिक्स वाले चैप्टर में डिटेल में देखते हैं। फिर भी यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो आपका क्लाइंट है, वहाँ पे आपने क्या कर रखा है, वहाँ पे आपने शेयर हेल्ड कर रखा है। अब बताओ आपने क्लाइंट के यहाँ पे क्या कर रखा है, शेयर हेल्ड कर रखा है। अब आप एक राम लिमिटेड है, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, राम लिमिटेड के आपके क्लाइंट, इसमें आपने शेयर हेल्ड कर रखे हैं। अब बताओ जब आप इसकी ऑडिट वगैरह करने जाओगे तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपने इसमें शेयर हेल्ड कर रखे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि राम लिमिटेड के अगेंस्ट आप ओपिनियन ना दो, इसके अगेंस्ट आप कभी अपना ओपिनियन दो ही ना, इसके आप क्या दो, हमेशा ही क्या दो, अनमोडिफाइड ओपिनियन ही दो। ऐसा हो सकता है, तो ऐसी चीज हो सकती है कि आपके इंडिपेंडेंस पे खतरा आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन थ्रेड्स को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करना है, जैसे आपने शेयर सेल्ड कर रखे थे, तो आप क्या कर दो, इस राम लिमिटेड के जितने भी शेयर थे सारे के सारे शेयर्स बेच दो आप, ये आपको करना है। क्या करना है, शेयर्स बेच देने हैं। तो ये है इसका मतलब। अब आईसीआई ने भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, देखो क्या बताया, यहाँ पे क्या लिखा, यूजिंग द सेम एंगेजमेंट पार्टनर। क्या लिखा, देखो सेम एंगेजमेंट पार्टनर, मैंने बताया भी था एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है, जो एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबल होता है कंप्लीटली। यूजिंग क्या लिखा है यहाँ पे, यूजिंग द सेम एंगेजमेंट पार्टनर ओन एश्योरेंस एंगेजमेंट ओवर द लॉन्ग पीरियड में इम्पेयर द क्वालिटी, और से क्या क्रिएट हो जाता है, फैमिलियरिटी थ्रेट हो जाता है। तो क्या बताया कि अगर क्या हो रहा है, किसी क्लाइंट के यहाँ पे सेम ही एंगेजमेंट पार्टनर हो रहा है, क्या है, सेम ही एंगेजमेंट पार्टनर क्या है, रेस्पॉन्सिबल है बहुत लंबे समय से, तो क्या होगा उससे, वो क्या होगा, एक फैमिलियरिटी क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लूँ, एक आपकी फर्म है एबीसी एंड एसोसिएट्स, एबीसी एंड एसोसिएट्स फर्म है, ओके, राम लिमिटेड नाम का आपका क्या है, क्लाइंट है, राम लिमिटेड नाम का आपका क्लाइंट है, इसकी आप क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट। अब मान लो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर को एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बी नाम का बंदा जो पार्टनर बी है, देखो तीन पार्टनर ए बी सी एसोसिएट में, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। मान लो पार्टनर बी क्या है, ये है एंगेजमेंट पार्टनर। अब बताओ पार्टनर बी क्या रहेगा, जब मान लो लंबे समय से, अगर राम लिमिटेड का क्या रहता है, एंगेजमेंट पार्टनर रहता है लंबे समय तक। लंबे समय तक का मतलब क्या है, ये आप भी जानते हो, ये बात तो आपने सी इंटर्न पढ़ी है कि एक सीए फर्म क्या कर सकती है, एक कंपनी की मैक्सिमम 10 ईयर्स तक ऑडिट कर सकती है, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक, उसके बाद उसको रोटेट हो जाना पड़ता है। तो अगर मान लो ये पार्टनर भी क्या रहेगा, लंबे समय तक इस राम लिमिटेड का क्या रहेगा, एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा ना, तो क्या हो जाएगी, एंगेजमेंट पार्टनर की क्लाइंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। रिलेशनशिप क्रिएट होने पे क्या होगा, ये एंगेजमेंट पार्टनर इस क्लाइंट के खिलाफ, अपने राम लिमिटेड के खिलाफ कभी ओपिनियन दे ही नहीं पाएगा। इस कारण से क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, इससे फैमिली थ्रेट क्रिएट हो जाएगा, इसलिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे, सेफगार्ड्स लगाने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, सेफगार्ड लगाने पड़ेंगे। अब सेफगार्ड क्या हो सकता है, यहाँ पे सेफगार्ड क्या हो सकता है कि आप क्या कर दो, एंगेजमेंट पार्टनर को ही रोटेट कर दो। क्या कर दो, एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट। हमारे एग्जांपल में आओ, बताओ हमारे एग्जांपल में एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, पार्टनर बी है। तो आप क्या कर सकते हो, पार्टनर बी को उठा के पार्टनर ए को क्या कर दो, एंगेजमेंट पार्टनर बना दो, या फिर पार्टनर सी को क्या कर दो, एंगेजमेंट पार्टनर बना दो। तो देखो इसके लिए क्या लिखा, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज,
किसकी बात हो रही है? ऑडिट की बात हो रही है। और किसकी? वो भी लिस्टेड एंटिटीज की। अगर आपका क्लाइंट क्या है? लिस्टेड है, लिस्टेड एंटिटी है, उसकी बात हो रही है। आप क्या करने गए? ऑडिट। तो क्या करना पड़ेगा? एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट होना ही पड़ेगा आफ्टर 7 ईयर्स, तो उसको रोटेट होना ही होना पड़ेगा। ये क्या है? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ एक केस में क्या बोला गया? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि मान लो इस एग्जाम्पल में राम लिमिटेड क्या होती? लिस्टेड एंटिटी होती। क्या होती? लिस्टेड एंटिटी। तो अगर तो 7 ईयर्स के बाद, आफ्टर 7 ईयर्स, तो पार्टनर बी को रोटेट करना ही करना पड़ेगा। बताओ, हमारे एग्जाम्पल में पार्टनर बी क्या था? एंगेजमेंट पार्टनर। तो आफ्टर 7 ईयर्स आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर बी को रोटेट करना ही करना पड़ेगा, एकदम मैंडेटरी है। अगर आप पहले रोटेट करना चाहो, मान लो आफ्टर 3 ईयर्स ही रोटेट करना चाहो, तो 3 ईयर्स बाद ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आफ्टर 7 ईयर्स तो आपको इसको रोटेट करना ही करना पड़ेगा। ये तो क्या है? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कहां पे दे रखी है? ओनली लिस्टेड एंटिटी के केस में दे रखी है। अगर आप लिस्टेड एंटिटी की क्या करने गए हो? ऑडिट करने गए हो, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट, उस केस में दे रखी है कि अगर आप क्या करने गए हो? ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये भी मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए थे, वो मैंने पहले नहीं बताया था, बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ है इस चीज के लिए कि फर्म को करना क्या है कि सेमी एंगेजमेंट पार्टनर के कारण फैमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट ना हो जाए, कि सेमी एंगेजमेंट पार्टनर के कारण फैमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट ना हो जाए। इसके लिए क्या देखना है? फर्म को क्या देखना है? नेचर ऑफ एंगेजमेंट देखना पड़ेगा और लेंथ ऑफ सर्विस देखना पड़ेगा। नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्यों देखना है? बताओ, कहाँ पे कंपलसरी है? कहाँ पे है? लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट में कंपलसरी है। तो ये देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम लिस्टेड एंटिटीज का रिव्यू कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि वो एंटिटी लिस्टेड ही तो है ना। लिस्टेड ही नहीं हुई, मान लो कोई एंटिटी जैसे राम लिमिटेड है, मान लो ये लिस्टेड नहीं है, तो आपको रोटेट करने की कोई नीड नहीं है, कोई भी नीड नहीं है आपको। फिर तो ऑप्शनल है, फिर तो आपकी खुद की मर्जी है। अगर आप एंगेजमेंट पार्टनर रोटेट करना चाहो तो कर दो, वरना मत करो, ऐसा है। तो आपको क्या देखनी है? नेचर ऑफ एंगेजमेंट देखनी है और लेंथ ऑफ सर्विस की, कितना टाइम हो गया। लंबा समय होने पर आपको क्या करना पड़ता है? रोटेट करना ही पड़ता है। तो ये भी हो गया हमारा। अब देखो, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करना है। इसमें एक पॉइंटर है और बता देता हूँ। नोट, ये ऐसी फैंसी की पर्पस से रीड करना है। जो नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है? एटलीस्ट एनुअली फर्म शुड ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल फर्म पर्सनल। इसका मतलब क्या है कि फर्म को क्या करना है? फर्म को क्या करना है? एक साल में कम से कम एक बार क्या करना है? अपने फर्म के सभी लोगों से रिटर्न में लिखवा के लेना है कि आप सभी लोगों ने इंडिपेंडेंस को तो कंप्लाई किया ना, इंडिपेंडेंस का तो ध्यान रखना है। बस ये बात है। ये एमसीक्यू में आ सकती है कि कब पूछना है? साल में कम से कम एक बार, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें ये 5 नेम्स है तो वैसे याद हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल एथिक्स वाले चैप्टर में इनको डिटेल में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको याद करना है पूरा, इंडिपेंडेंस वाला, ये आपको याद करना है। और ये नोट है, ये एमसीक्यू पर्पस से रीड करना है। अब आ जाओ, देखो हमने सेकंड एलिमेंट भी कंप्लीट कर लिया, एथिकल रिक्वायरमेंट। कितने एलिमेंट्स है टोटल क्वालिटी कंट्रोल के? बताओ। 6 एलिमेंट हमने 2 कंप्लीट कर लिए, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल। अब आ जाओ नेक्स्ट एलिमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। कि अगर आपके पास क्या आ रहे हैं? बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं। अगर सीए फर्म के पास क्या आ रहे हैं? बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, तो आपको दमादम क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या देखना है आपको? आपको देखना है क्लाइंट की इंटीग्रिटी, कि जो क्लाइंट आया है मेरे पास वो चोर तो नहीं है ना, वो चोर तो नहीं है ना। आप कैसे पता लगेगा कि क्लाइंट चोर है कि नहीं? हम आगे देखेंगे अभी। और क्या देखना है? आपको अपनी औकात देखनी है, कंपिटेंट टू परफॉर्म। आपको देखना है कि जो क्लाइंट आया है उसके यहाँ पे काम करने की हमारी औकात है कि नहीं। तो इसमें क्या देखते हो आप? अपना ज्ञान देखते हो कि हमें कितना एक्सपीरियंस है, वो देखते हो। ये देखते हो टाइम कितना है हमारे पास, कि हमारे पास इतना टाइम भी है क्या कि जो क्लाइंट आया है उसका काम हम विद इन टाइम खत्म कर दें। और फिर आप रिसोर्सेज देखते हो, कितनी हमारे पास टीम भी अवेलेबल है क्या, ये सारी चीज़ आप देखते हो। और आपको क्या देखना है कि जो क्लाइंट आया है उसके यहाँ पे क्या हम एथिकली काम कर पाएंगे क्या, उसके यहाँ पे क्या हम इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएंगे क्या। तो ये 3 चीज़ देखनी होती है, एकदम सिंपल थी। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे हम कि क्लाइंट चोर है कि नहीं? सबसे पहले हम वो देखने जा रहे हैं, कैसे पता लगाएंगे कि क्लाइंट चोर है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहला इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट कैसे पता लगाएंगे? हम क्या देखेंगे? उस क्लाइंट की बिजनेस रेपुटेशन देखेंगे, कि जो क्लाइंट है उसकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। ऐसा तो नहीं कि मार्केट में लोग इस क्लाइंट को गाली निकालते रहते हैं कि क्लाइंट तो चोर है, तो ऐसे क्लाइंट का काम मत लो। और क्या देखना है? नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन देखना है कि क्लाइंट क्या धंधा करता है। ऐसा तो नहीं कि क्लाइंट इलीगल बिजनेस करता हो, तो ऐसे क्लाइंट का काम मत लो। और इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट ओनर्स, की मैनेजमेंट एक्सेट्रा, कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट के जो ओनर्स हैं, क्लाइंट का जो की मैनेजमेंट है, की मैनेजमेंट में आता है तो कौन? डायरेक्टर्स वगैरह, सीनियर एम्प्लॉइज, उनका बिहेवियर कैसा है। अगर आपने देखा कि क्लाइंट के जो ओनर्स वगैरह है उनका बिहेवियर बहुत गंदा है, तो क्या करेंगे? जब आप काम स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये लोग आपको परेशान करेंगे। तो अगर इनका बिहेवियर ज़्यादा ही बेकार है ना, तो आप इनका एंगेजमेंट, इनसे जो काम आए उसको एक्सेप्ट मत करो, एक्सेप्ट ही मत करो। फिर आपको देखना है कि जो क्लाइंट है, क्या क्लाइंट मेंटेन द फर्म फी एज लो एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं कि क्लाइंट आपको बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है कि मैं तो तेरे को एकदम कम फी दूंगा। आप क्या हो बताओ? सीए, आप सीए हो, आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, और आपको क्या बोल रहा है क्लाइंट कि मैं तो तेरे को एकदम कम फी दूंगा। जैसे क्लाइंट का काम मत लो। फिर इंडिकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन स्कोप,
आपको मान लो क्या हुआ, जो क्लाइंट आया आपके पास काम देने, वो आपको बोल दे पहले ही कि मैं तेरे को ये काम नहीं करने दूंगा, तेरे को ये डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, ये रिकॉर्ड्स नहीं दूंगा, तेरे को इन बंदों से एविडेंस नहीं लेने दूंगा। इस तरह से क्या कर रहा है क्लाइंट, पहले ही आप पे कई सारी लिमिटेशन लगा रहा है, तो आपको ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना। और लास्ट क्या है, रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट एंड नॉन रिअपॉइंटमेंट फॉर ऑफ प्रीवियस फर्म। आपको ये देखना है कि क्लाइंट मेरे पास ही क्यों आया है, ये क्लाइंट मेरे पास ही क्यों आया है। और सबसे मेन क्या देखना है, नॉन रिअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म, कि इस क्लाइंट ने पुरानी सीए फर्म को क्यों निकाल दिया, पुरानी सीए फर्म को काम से क्यों निकाल दिया, इसको ये देखना है। जैसे मान लो पुरानी जो सीए फर्म थी, क्या पता उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया हो, कि मैंने क्या बताया था, एक सीए फर्म एक एंटिटी की, एक कंपनी की मैक्सिमम 10 ईयर्स तक क्या कर सकती है, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक ऑडिट कर सकती है। तो मान लो क्या हुआ था, पुरानी फर्म जो थी ना उसकी 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पुराने क्या था 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, यानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मान लो जो पुरानी फर्म थी ना, आपने देखा कि जो पुरानी फर्म थी वो 3 साल के बाद ही क्या हो गई, छोड़ के चली गई इस क्लाइंट को। तो आपको देखना क्यों छोड़ के चली गई। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इस क्लाइंट के काम को एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसे केस में क्यों छोड़ के गई होगी, क्यों इस क्लाइंट ने परेशान किया होगा, तो आपको देखना है उसने क्यों छोड़ के गई पुरानी फर्म। तो आपको ये भी देखना है नॉन रीअपॉइंटमेंट, पुरानी फर्म को इसने वापस से अपॉइंट क्यों नहीं किया, वो भी आपको देखना होता है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसका मैं निमोनिक भी बना देता हूँ, मैं आपको लिखो आप मिनी रीजन, मिनी रीजन। देखो एम से क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेन द फर्म फी एज लो एज पॉसिबल। आई से आइडेंटिटी बिजनेस रेपुटेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड हो गया। एन से नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन हो गया। फिर आई से इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन हो गया। और रीजन से क्या हो गया, रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आपको कितने पॉइंट याद करने हैं, 7 पॉइंट से आपको 5 पॉइंट से याद करने हैं, और रेट सारे करने हैं, एमसीक्यू पर्पज से आपको रेट सारे करने हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रिटी। तो देखो एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस की, कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो दमादम एक्सेप्ट नहीं करना, सबसे पहले देखने क्लाइंट चोर है कि नहीं। तो कैसे देखेंगे वो मैंने बता दिया। अब हमें हमारी औकात देखनी है, तो कैसे देखेंगे औकात, कैसे देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारा ज्ञान देखना है कि हमें ज्ञान कितना है, हमें हमारे में एक्सपीरियंस कितना है, ये देखना, नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ दैट इंडस्ट्री। कि जो क्लाइंट आया है वो कौन सी इंडस्ट्री का क्लाइंट है भाई, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, गैस एंड ऑयल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है। हम ये देखना है कि जिस इंडस्ट्री का क्लाइंट आया है उसमें उसकी हमारी कितनी नॉलेज है, हमको उसका कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है। मान लो आपके पास एक क्लाइंट आया, आपके पास एक क्लाइंट आया क्या, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्लाइंट आया, और एक क्लाइंट क्या था, बहुत बड़ा क्लाइंट था, बहुत बड़ा। और आप क्या है, आपको आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मान लो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको इस क्लाइंट को गलती से भी एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास क्लाइंट आया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, लेकिन ये क्लाइंट एकदम छोटा सा क्लाइंट है, एकदम छोटा क्लाइंट है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जब छोटे छोटे काम करोगे जब तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, तो फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हो इसको, इस क्लाइंट को। ओके, तो ये है इसका मतलब। आपको क्या देखना है, अपनी नॉलेज देखनी है और एक्सपीरियंस देखना है। फिर देखो क्या देखना है कि सफिशिएंट पर्सनल भी है ना हमारे पास। क्या है सफिशिएंट पर्सनल, कि मान लो हमारे पास क्लाइंट तो आया तो उसके लिए हमारे पास टीम तो है ना, इतने आर्टिकल्स तो है ना हमारे पास। ऐसा तो नहीं कि हमारे जो आर्टिकल्स है, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो दूसरे क्लाइंट के यहाँ पे गए हुए काम करने, वो दूसरे क्लाइंट के यहाँ पे गए हुए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ये देखना है एक्सपर्ट्स देखने की, एक्सपर्ट तो अवेलेबल हो जाएंगे ना। जो क्लाइंट आया है तो हमें क्या होता है, कई बार एक्सपर्ट्स की नीड हो जाती है, जब हम ऑडिट वगैरह करने जाते हैं ना, तो कुछ कामों के लिए हमें एक्सपर्ट्स की नीड हो जाती है। तो हमको देखना है कि एक्सपर्ट्स तो अवेलेबल हो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि जो हमारे फर्म के अंदर एक्सपर्ट्स थे वो तो दूसरे क्लाइंट के यहाँ पे काम करने गए हुए हैं, तो ये भी देखना है आपको। और लास्ट क्या देखना है कि फर्म वुड बी एबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट विद इन रिपोर्टिंग टाइम डेडलाइन। मतलब हमारे पास इतना टाइम तो है ना कि जो हमारे पास क्लाइंट आया है उसके काम को हम विद इन टाइम कंप्लीट कर पाएंगे, ये भी आपको देखना है। इस तरह से आपको चेक करना है सब। अब इसको कैसे याद कर सकते हो आप, देखो पहले 2 पॉइंट किसके दे रखे हैं, आपकी कैपेबिलिटी के दे रखे हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट किसके दे रखे हैं, रिसोर्सेज के, कि आपके पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल है ना, टीम वगैरह तो ना। और लास्ट पॉइंट किसका दे रखा है, टाइम का। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या देखते हैं कि क्लाइंट चोर तो नहीं है ना, हमारी औकात तो है ना, और एथिकली हम काम तो कर पाएंगे ना। अब इसमें एक चीज़ और आ गई, विड्रॉ वाली। विड्रॉ का मतलब यहाँ पे क्या समझो, मान लो आपके पास क्लाइंट आया, आपके पास क्लाइंट आया, आपने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें देखी कि क्लाइंट ईमानदार तो है ना, हम अपनी हमारी औकात तो है ना, सारी चीज़ें देखी, आपको स्टार्टिंग में कोई गलती नहीं लगी, तो आपने क्या कर लिया, क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके काम आप उसके क्लाइंट के यहाँ पे काम करने चले गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में पता लगा कि क्लाइंट चोर है, बाद में पता लगा, तो आपको क्या करना रहेगा, विड्रॉ करना रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लूँ, क्या हुआ था, क्लाइंट ने बोला था, जब हमने पहले चेकिंग करी तो क्लाइंट ने, हमें लगा कि क्लाइंट हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, क्लाइंट हमें सारी इन्फॉर्मेशन देगा, सारे डॉक्यूमेंट देगा, हमको जहाँ से भी एविडेंस लेने होंगे सब लोगों से बात करने देगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे हम क्लाइंट के यहाँ पे ऑडिट करने चले गए या रिव्यू एंगेजमेंट करने चले गए, तो क्या हुआ, क्लाइंट हमें परेशान कर रहा है, हमें एविडेंस नहीं दे रहा, हमें एविडेंस लेने नहीं दे रहा, हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दे रहा, रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा।
तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या करना रहेगा इस विड्रॉ में, हमें सबसे पहले हमें क्लाइंट से डिस्कस करना रहेगा। क्या डिस्कसिंग विद क्लाइंट, किसके रिगार्डिंग एक्शन दैट फर्म माइट टेक। हमें बताना पड़ेगा, हमें क्लाइंट के साथ हम डिस्कस करेंगे, देखो तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दे रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्शन लेंगे। हम एक्शन क्या लेंगे, या तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे या फिर विड्रॉ करके जाएंगे। अब एक्शन क्या लेते हैं, मॉडिफाइड देते हैं या विड्रॉ, ये हम स्टैंडर्ड्स में डिटेल में देखते हैं कि कब क्या एक्शन लिया जाता है। अब मान लो फर्म क्या करती है, अब फर्म मान लो क्या करती है, फर्म डिटरमाइन दैट इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ। अगर फर्म क्या करती है, मान लो विड्रॉ करती है, क्या करती है, विड्रॉ करती है, तो ऐसा नहीं करना कि आप बिना बताए भाग आए, आपने क्लाइंट को बताया भी नहीं कि हम विड्रॉ करके जा रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ कि हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं, हम आपके काम को छोड़ के जा रहे हैं। और उसका रीजन भी बताना पड़ेगा कि हम क्यों छोड़ के जा रहे हैं। आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि हम छोड़ के जा रहे हैं और उसका रीजन बताना पड़ेगा कि हम क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट, और क्या करना पड़ेगा, कंसिडरिंग वेदर देयर इज लीगल रिक्वायरमेंट फॉर फर्म टू रिपोर्ट द विड्रॉल टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इसका मतलब क्या है, अगर आप क्या करते हो, एक क्लाइंट को बीच में छोड़ के चल जाते हो, बीच में विड्रॉ कर लेते हो, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विड्रॉ के बारे में बताने की मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्या, विड्रॉ के बारे में किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आपने सी इंटर में पढ़ा है। सी इंटर में आप एक सेक्शन देखते हो कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये क्या बोलता है कि अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो और अगर आप क्या करते हो, अपने क्लाइंट को बीच में छोड़ देते हो, बीच में रिजाइन कर देते हो, ठीक है, बीच में विड्रॉ, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप विड्रॉ करके जा रहे हो, आप बीच में क्या करके जा रहे हो, ऑडिट छोड़ के जा रहे हो, और उसका रीजन बताना पड़ता है कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हो। किसको बताना पड़ता है, रजिस्ट्रार को। तो यहाँ पे यही बोला गया है, यहाँ पे बस यही बात करी गई है कि अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को विड्रॉ के बारे में बताने की मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर नहीं, ये देखना है। और लास्ट में क्या कर देना है, इन सारी बातों को डॉक्यूमेंट कर देना है कि क्या ऐसे केस आए, क्या ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से मुझे विड्रॉ का डिसीजन लेना पड़ा और उसमें मैंने क्या क्या काम किए, ये सारी बात आपको क्या कर देनी है, डॉक्यूमेंट कर देनी है। लास्ट में क्या कर देनी है, सारी बातें डॉक्यूमेंट कर देनी है। ओके, तो ये भी हो गया। विड्रॉ में आपको ये सारा याद करना है, ये तो सिंपल सा है। क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, या तो इस पॉइंट पे बन जाएगा या इस पे बन जाएगा। तो ये विड्रॉ भी हमारा कंप्लीट हुआ और इस तरह से हमारा थर्ड एलिमेंट कंप्लीट हो गया। कौन सा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अगर आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं तो आपको क्लाइंट को दमादम एक्सेप्ट नहीं करना, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। फिर इनमें से अपन ने इन 2 बातों को डिटेल में देखा कि क्लाइंट चोर है कि नहीं कैसे पता लगेगा, हमारी औकात है कि नहीं कैसे पता लगेगा। फिर हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक देखा विड्रॉ वाला कि एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो गया, कांड हो गया। पहले कुछ नहीं थी गलती, लेकिन हमने बाद में एक्सेप्ट कर लिया जैसे काम, उसके बाद दिक्कतें आ गई, तो क्या करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट एलिमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। एकदम छोटा सा एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपकी जो फर्म उसमें क्या होने चाहिए, सफिशिएंट लोग होने चाहिए, सफिशिएंट टीम होनी चाहिए, और वो भी क्या होने चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, उनके अंदर ज्ञान होना चाहिए, लल्लू पंजू लोग नहीं होने चाहिए। इतना सा बताया। अब इसमें एक स्पेशल टॉपिक और आ गया ह्यूमन रिसोर्स में, वो देखो क्या बोला है यहाँ पे, देखो अब ध्यान से आप, फर्म शुड असाइन दी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट पार्टनर। मैंने क्या बताया था, एंगेजमेंट पार्टनर बंदा कौन होता है, जो एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए पूरा रेस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्म को ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कई सारी एंगेजमेंट आ रही है, कोई ऑडिट की आ रही है, मान लो आपके पास 3 ऑडिट एंगेजमेंट आ रखी है, 3 रिव्यू एंगेजमेंट आ रखी है, 5 आपके पास अदर रेफरेंस एंगेजमेंट आ रखी है, तो आपको काम भी तो बांटना पड़ेगा ना, काम भी तो बांटना पड़ेगा। आप 3 पार्टनर हो, ए और बी और सी, तो काम बांटना पड़ेगा ना कि किसको ऑडिट दे, किसको रिव्यू का काम दे, किसको अदर रेफरेंस एंगेजमेंट का काम दे, काम बांटना पड़ेगा। तो ये लिखा है कि फर्म को क्या करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी होती है ईच एंगेजमेंट की, एंगेजमेंट पार्टनर को। अब देखो क्या लिखा है, फर्म शुड एस्टेब्लिश दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिक्वायरिंग दैट। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि फर्म को एंगेजमेंट पार्टनर के रिगार्डिंग, इस एंगेजमेंट की कैसे हम एंगेजमेंट पार्टनर सेलेक्ट करें, इसके रिगार्डिंग फर्म कैसे पॉलिसी बनाएगी, क्या क्या इनको पॉलिसी बनानी है, वो यहाँ पे बता रखा है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, ये रहा पहला पॉइंट, ये देखो एक बार तो आप कि एंगेजमेंट पार्टनर के पास क्या होना चाहिए, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, अथॉरिटी एंड टाइम टू परफॉर्म द रोल। या एंगेजमेंट पार्टनर के पास क्या होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, टाइम वगैरह होना चाहिए, परफॉर्म द रोल। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक है राम लिमिटेड, एक है श्याम लिमिटेड और एक है मोहन लिमिटेड। आपके पास क्या है, इन दोनों से ऑडिट आई, ये 2 क्लाइंट है, राम लिमिटेड श्याम लिमिटेड से ऑडिट आई, मोहन लिमिटेड से आई आपके पास क्या, एक रिव्यू एंगेजमेंट आई। अब आपको देखना है, क्या देखना है, हमें काम बांटने, तो काम बांटते वक्त हमें देखना है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर हम क्या करने वाले, असाइन करने वाले एंगेजमेंट के लिए, तो उसमें उतनी औकात तो है ना, उसके पास इतना टाइम तो है ना। जैसे मान लो आप 3 पार्टनर हो, ए बी और सी। अब आपने देखा कि जो सी है ना, पार्टनर सी, इसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो इसको आप ऑडिट का काम नहीं दे सकते, इसको आप कौन सा काम दो, इसको आप रिव्यू का काम दो। इस तरह से आपको बांटना है। फिर आपको आपके पास देखो क्या रखी है, 2 ऑडिट आ रखी है, कहाँ से, एक राम लिमिटेड से, एक श्याम लिमिटेड से।
अब आपके पास क्या रखी है, 2 ऑडिट आ रखी है। अब मान लो ये दोनों ऑडिट क्या है, बहुत बड़ी ऑडिट है, क्या है, बहुत बड़ी ऑडिट है। अब मान लो ए और बी ये दोनों पार्टनर क्या है, इनके पास एकदम अच्छा ज्ञान है, लेकिन क्या है, मान लो कि है ना जो पार्टनर है इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बी क्या कर लेगा, पार्टनर बी, इसके पास ज्ञान तो है लेकिन इसके पास क्या है, बहुत सारा टाइम है, तो क्या कर लेगा, पार्टनर बी क्या बन जाएगा, इन दोनों ऑडिट में एंगेजमेंट पार्टनर बन जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से आपको क्या करना है, काम बांटना है। आपको देखना है कि जब हम एंगेजमेंट पार्टनर को काम दे रहे हैं तो ये भी देखना है कि उस एंगेजमेंट पार्टनर के पास उतनी औकात तो है ना, उतना ज्ञान तो है ना, उतना टाइम तो है ना, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। ये सारी चीज़ देखकर ही आपको काम बांटना है। फिर क्या करना है, दूसरा पॉइंट, ये देखो फालतू सा लिखा है, आपको क्या करना है, जो एंगेजमेंट पार्टनर आपने डिसाइड कर लिया उसका उसका रोल भी बता दो कि भाई तू क्या करने जा रहा है, सी नाम के बंदे, तू क्या करने जा रहा है, तो एंगेजमेंट पार्टनर बनने जा रहा है, तो वहाँ पे तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो देखो जनरली तो क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं ना उनको खुद ही पता होता है कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लेकिन मान लो कोई नया नया क्या बना है, पार्टनर बना है, कोई सीए फर्म में नया नया ही क्या बना है, पार्टनर, तो उसको बताना पड़ जाता है कि तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्या क्या होगी। फिर देखो लास्ट पॉइंट, ये एकदम लॉजिकल है, क्या बोला, आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, क्या करना है, कम्युनिकेट करना है किसे, टीसीडब्ल्यूजी वगैरह को, मतलब हमें क्या करना है, जो हमारा क्लाइंट है ना, क्लाइंट जिसे हमारे पास काम आया है उसको हमें बताना पड़ेगा कि तेरे यहाँ पे जब एंगेजमेंट होगी तो वहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा, उसको भी बताना पड़ेगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ ह्यूमन रिसोर्स वाला, ये भी कंप्लीट हुआ ह्यूमन रिसोर्स, बस इतना सही था ह्यूमन रिसोर्स का एलिमेंट। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करने, ये आपको याद करने। फिर आ जाओ नेक्स्ट एलिमेंट, देखो हमने 4 एलिमेंट कंप्लीट कर लिए, लीडरशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप और ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स तो ना के बराबर था, एकदम छोटा सा। अब आ जाओ सबसे बड़ा एलिमेंट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। कि आप अगर कोई भी एंगेजमेंट करने जा रहे हो तो वो कैसे हो, क्वालिटी वाली हो, एज पर स्टैंडर्ड्स हो, एज पर एथिकल रिक्वायरमेंट्स हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको क्या करना रहेगा, रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट वर्क करना रहेगा। अब बताओ कोई भी एंगेजमेंट आती है तो मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, कभी भी सीए इन प्रैक्टिस अकेला नहीं जाता, कभी भी सीए अकेला नहीं जाता उस एंगेजमेंट को करने, पूरी एंगेजमेंट टीम ले जाता है। एंगेजमेंट टीम में कौन कौन होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, कौन कौन होता है बताओ एंगेजमेंट टीम में, एंगेजमेंट पार्टनर, सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, पूरी टीम जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब आप क्या करने जाओ, एंगेजमेंट करने जाओ ना, कोई भी एंगेजमेंट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम क्या करना है, आपको अपने जूनियर्स के काम को रिव्यू करना। ये लिखा है कि मोर एक्सपीरियंस क्या करे, मोर एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स क्या करे, रिव्यू कर ले वर्क परफॉर्म बाय लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स। कि एम्प्लॉयज क्या कर ले, आर्टिकल्स के काम को रिव्यू कर ले, एंगेजमेंट पार्टनर क्या कर ले, ये सभी के काम को रिव्यू कर ले, एम्प्लॉयज के काम को भी, आर्टिकल्स के काम को भी, एक्सपर्ट के काम को भी। इस तरह से क्या कर ले, जो सीनियर्स है वो क्या कर ले अपने लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स के काम को रिव्यू कर ले। इससे क्या होगा, आपका जो काम होगा अच्छा होगा। अब क्या क्या रिव्यू करना है वो यहाँ पे देखो, क्या क्या रिव्यू करना है वो देखो बाप। सबसे पहला क्या रिव्यू करना है, सीनियर्स क्या करेंगे, जब जूनियर्स का काम रिव्यू करेंगे तो क्या क्या रिव्यू करेंगे। सीनियर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो जूनियर्स हैं वो वर्क परफॉर्म एज पर स्टैंडर्ड्स, कि जो जूनियर्स हैं वो एज पर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो काम करें ना। मान लो ऑडिट करने गए तो एज पर स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग तो काम करें ना, जो जूनियर्स हैं वो एज पर स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग तो काम करें ना। किसको देखना है, सीनियर्स को देखना है। और क्या देखना है, दोनों पॉइंट साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट मैटर्स रेज्ड एंड अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैव टेकन प्लेस। इसका मतलब क्या है कि मान लो काम करते हुए जो आर्टिकल्स थे, जो जूनियर लोग थे आर्टिकल्स, इनको क्या मिल गया, कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला। तो सीनियर को ये देखना है कि जो आर्टिकल्स हैं अगर इनको कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है तो ऐसा तो नहीं कि ये जो आर्टिकल्स हैं ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर से खुद क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, अपने आप ही डील कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। जब भी सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है ना आर्टिकल्स वगैरह को, तो इनको क्या करना पड़ता है, अपने सीनियर से कंसल्ट करना पड़ता है, सीनियर को बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं ना उनमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। तो सीनियर खुद क्या करते हैं, उस सिग्निफिकेंट मैटर पे खुद ध्यान देते हैं। तो क्या करना है, सीनियर्स को ये भी देखना है कि जो जूनियर्स हैं अगर उनको कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि खुद डील कर लेते हैं, वो हमारे साथ कंसल्ट तो करते हैं ना, ये भी देखना है। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वैसे हम इनको दूसरे स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स को। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होती है, जैसे फ्रॉड की रिस्क। मान लो आर्टिकल्स काम कर रहे थे, आर्टिकल्स को ऑडिट कर रहे थे, तो क्या हुआ, ऑडिट करने के दौरान आर्टिकल्स को क्या मिल गई, कोई एक एरिया में फ्रॉड की रिस्क मिल गई। क्या मिल गई, फ्रॉड की रिस्क। फ्रॉड रिस्क मतलब उस एरिया में क्या है, फ्रॉड होने के चांस बहुत ज़्यादा है, फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा है, फ्रॉड मिला नहीं है, फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा है। तो जैसे ही आपको क्या होती है, फ्रॉड रिस्क मिलती है ना, तो वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। अब एक्स्ट्रा मेहनत क्या करनी होती है, ये तो दूसरे स्टैंडर्ड की बातें हैं कि क्या मेहनत करनी होती है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो सीनियर्स होते हैं ना वो खुद यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। इसलिए सीनियर्स को देखना है कि अगर आर्टिकल्स को कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिले हैं तो ऐसा तो नहीं कि आर्टिकल्स खुद ही डील कर लेते हो, वो हमारे साथ कंसल्ट तो कर रहे हैं ना, बस ये देखना है। तो ये था इन 2 पॉइंट्स का मतलब। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि वर्क परफॉर्म्ड
इज एप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड, जो कैसे 230 हमें बताता है 230 कि जो भी हम काम करते हैं हमें क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करना होता है। अब क्यों डॉक्यूमेंट करना होता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, ये सारी बातें तो ऐसे 230 में डिटेल में होती है। तो वर्क परफॉर्म जो भी काम करते हैं तो सीनियर्स को देखना है कि जो जूनियर जो भी काम कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट तो कर रहे हैं ना एज पर ऐसे 230, ये देखना है। और देखना है कि जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स को क्या देखना है कि जो जूनियर्स हैं वो जो भी एविडेंस ऑब्टेन करें वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट है ना, ये देखना है सीनियर्स को कि जूनियर्स जो भी एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं वो सफिशिएंट है ना। और लास्ट का देखना है ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया ना एंगेजमेंट का। अब ऑब्जेक्टिव इसका मतलब क्या है, देखो इसको बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव अचीव। जैसे ऑडिट एंगेजमेंट होती है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस देना, रीजनेबल एश्योरेंस देना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर तो है ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी बड़ी गलती तो नहीं है ना, ये रीजनेबल एश्योरेंस देना। ऐसे ही रिव्यू होता है, रिव्यू एंगेजमेंट का बताओ क्या होता है ऑब्जेक्टिव, लिमिटेड एश्योरेंस देना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर तो है ना, उसमें होती है लिमिटेड एश्योरेंस और ऑडिट में क्या होती है रीजनेबल एश्योरेंस। तो यहाँ पे सीनियर्स ये देखेंगे, जो सीनियर होगा ना वो ये देखेगा कि जूनियर्स ने इस तरह से काम तो किया ना, उतनी मेहनत तो लगाई है ना। अगर मान लो ऑडिट करने गए थे, क्या करने गए थे, ऑडिट करने गए थे, तो ये देखना उतनी प्रोसीजर्स तो परफॉर्म किए ना जिससे कि हम क्या दे पाएँ, रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएँ। ये देखेंगे कि जूनियर्स ने इतना काम तो किया ना, ऐसे तो नहीं कि हवा में ये काम कर दिया। तो ये देखना है ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो रहा है ना, बस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्या नॉर्मल रिव्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं क्या करता हूँ, निमोनिक बना देता हूँ एक आपको, इसके एक बार निमोनिक देखो आप, इसका लिखो वर्क कोर्स, निमोनिक यहाँ लिख देता हूँ वर्क कोर्स। तो वर्क से क्या हो गया वर्क, सी से क्या हो गया कंसल्टेशन, ओ से ऑब्जेक्टिव, डी से डॉक्यूमेंटेशन, ई से एविडेंस और एस से सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, 5 तो आपको याद करनी है, बाकी रीड सारे करने हैं। तो ये हो गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में सबसे पहला क्या करना है, सीनियर्स को जूनियर्स के काम को रिव्यू करना है। कैसे करना है मैंने बता दिया। अब आओ नेक्स्ट क्या है, कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट मैटर्स, कि काम करते क्या हुआ, बहुत डिफिकल्ट मैटर आ गया। क्या क्या बहुत डिफिकल्ट मैटर, कि इतना खतरनाक मैटर आ गया कि जो पूरी एंगेजमेंट टीम है ना किसी से भी सोल्व नहीं हो रहा। एंगेजमेंट टीम में कौन कौन होता है, मैंने क्या बताया था आपको, एंगेजमेंट पार्टनर, एम्प्लॉइज, आर्टिकल्स, एक्सपर्ट, किसी से भी सोल्व नहीं हो रहा, इवन एंगेजमेंट पार्टनर से भी सोल्व नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, डिस्कस करना है प्रोफेशनल्स के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। आपको प्रोफेशनल लोगों से करना है क्या डिस्कस, वो लोग प्रोफेशनल कौन हो सकते हैं, आपकी फर्म के लोग भी सकते हैं, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो, या आउटसाइड फर्म के लोगों से भी आप डिस्कस कर सकते हो, इवन आप आईसीआई वालों से भी पूछ सकते हो। तो ये है कंसल्टेशन करना। इससे होगा क्या, और देखो कितना सिंपल सा लिखा है, इससे होगा कि इससे आपकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। और लास्ट में क्या करना है बताओ, क्या करना है, जैसे आपने कंसल्टेशन कर ली तो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके बताना है कि कौन सा डिफिकल्ट मैटर आया था जो हमारी पूरी टीम से सोल्व नहीं हुआ, तो हमने किससे बात करी और उसका क्या क्या उसका सॉल्यूशन निकला। आपको पूरी बात इसमें बतानी पड़ेगी, पूरी बात डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। तो कितना सिंपल सा टॉपिक है, इस पर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको याद करना है और एकदम ईजी है। देखो पहले पॉइंट में क्या लिख दिया कि आपको कंसल्टेशन करनी है डिफिकल्ट मैटर्स में, किनसे करनी है, प्रोफेशनल लोगों से, इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी। लास्ट में क्या करना है, आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन कर देना है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आओ नेक्स्ट। तो इसमें अभी तक हमने 2 चीज़ देख ली एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में, कि सीनियर्स को जूनियर्स के काम को रिव्यू करना है और आपको क्या करना है, कोई भी डिफिकल्ट मैटर आ जाए तो आपको कंसल्टेशन करनी है प्रोफेशनल लोगों से। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये अलग टाइप का रिव्यू है। ऊपर वाला तो नॉर्मल रिव्यू था कि आपकी टीम काम करने गई है तो सीनियर्स लोग क्या कर रहे हैं, जूनियर्स के काम को रिव्यू कर लेते हैं, ये अलग रिव्यू है। इससे क्या होगा, क्वालिटी और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब इसमें होगा क्या, देखो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, इसका मतलब क्या है, इट इज क्या है, इट इज इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड बाय एंगेजमेंट टीम। इसमें क्या होता है, एंगेजमेंट टीम, इस रिव्यू में होता क्या है, इस रिव्यू में क्या होता है, एंगेजमेंट टीम पूरी की पूरी एंगेजमेंट टीम जो भी क्या करी है, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स ले रही है, मतलब सिग्निफिकेंट मैटर्स के रिगार्डिंग जो भी जजमेंट ले रही है ना, उनका रिव्यू होता है। मतलब एंगेजमेंट टीम जो भी मोटे मोटे काम करी है ना, बड़े बड़े काम, उनका रिव्यू किया जाता है कि एंगेजमेंट टीम ने बड़े बड़े काम तो सही से किया ना, मोटे मोटे काम तो सही से किया ना, वो देखा जाता है। मतलब इसमें पूरी एंगेजमेंट टीम का ही क्या हो जाता है रिव्यू, इवन इस पूरी टीम का, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर ने जो काम किया ना उसका भी रिव्यू हो जाएगा, यहाँ पे उसका भी रिव्यू हो जाएगा कि उन्होंने जो भी मोटे मोटे काम किए, तगड़े वाले काम किए, उनका रिव्यू को वो काम सही से तो किए या फिर नहीं किए, ये होता है। अब ये करता कौन है, ये बंदा करता कौन है, होता कौन है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो ये रिव्यू करेगा कौन, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करेगा। लेकिन ये बनेगा कौन, ये होगा कौन, तो कौन होगा ये, एनी सीए, कोई भी सी हो सकता है, बस क्या नहीं होना चाहिए, वो पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम नहीं होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब क्या बोला गया कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ये जो अपना रिव्यू है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, कोई भी सीए कर सकता है, कोई भी सीए, बस उसमें क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे मेन बात, वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होना चाहिए, एंगेजमेंट टीम का पार्ट। जैसे हमारा एग्जांपल था, देखो एंगेजमेंट टीम है,
इसका मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। जैसे एंगेजमेंट टीम में कौन कौन एंगेजमेंट टीम में, एंगेजमेंट पार्टनर है, एम्प्लॉइज है, आर्टिकल्स हैं, एक्सपर्ट है। अब मान लो एंगेजमेंट पार्टनर क्या है बताओ, ये तो सी तो है, एंगेजमेंट पार्टनर तो सी है, और मान लो ये जो एम्प्लॉय है ये भी कौन है, सी है। अब एक चीज और मानो कि ये एंगेजमेंट पार्टनर क्या है, ये भी बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, और ये जो सी एम्प्लॉई है ये भी क्या बहुत एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी ये लोग क्या नहीं बन सकते, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर नहीं बन सकते। फिर भी ये लोग क्या नहीं बन सकते, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ऐसा क्यों, अब बताओ। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का काम ही क्या है, ये देखना कि एंगेजमेंट टीम ने, इस पूरी एंगेजमेंट टीम ने जो काम किया, जो मोटे मोटा काम किया, वो सही से क्या कि नहीं। आप बताओ, खुद की टीम का बंदा, इवन एंगेजमेंट टीम का ही बंदा क्या खुद की टीम की गलतियां निकाल के बताएगा कि हमारी एंगेजमेंट टीम ने ये गलत काम किया, तो हम खुद की गलतियां निकालेंगे नहीं। इस कारण से बोला कि जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है वो कभी भी एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस ये है जिसमें सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, वो क्या बन सकता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बन सकता है। ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। अब देखो, अब एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है, क्या ये हमें हमेशा करना पड़ेगा, हम कोई भी एंगेजमेंट करने गए, ऑडिट एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट, क्या एंगेजमेंट टीम को अपना एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हमेशा ही करवाना पड़ेगा क्या, हमेशा ही करवाना पड़ेगा अगर क्या, तो ऐसा नहीं होता, ओनली एक केस में कंपलसरी होता है। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कब होगा, जब आप क्या करने गए हो, लिस्टेड एंटिटीज की, जब आप ऑडिट करने गए हो ना, क्या करने गए हो, लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट करने गए हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एंगेजमेंट टीम को अपना एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंपलसरी करवाना ही पड़ेगा। और बाकी जितने भी केसेज हो गए, जितने भी उनमें ऑप्शनल है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपकी मर्जी है तो करवा लो, वरना मत करवाओ, आपकी मर्जी पे है वो। तो बताओ, यहाँ पे ऑप्शनल कर दिया ना, तो एक्चुअल में कोई करवाता भी नहीं है। तो वो लेकिन कहाँ पे मैंडेटरी है बताओ, लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट, कि अगर एक फर्म क्या करने गई है, लिस्टेड एंटिटीज की क्या करने गई है, वो भी ऑडिट करने गई है। ध्यान देना, ऑडिट, यहाँ पे ऑडिट वर्ड लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा रिव्यू एंगेजमेंट, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्या लिखा है, ऑडिट। अगर आप ऑडिट करने गए हो तो क्या होगा, आपको कंपलसरी क्या करवाना पड़ेगा, एंगेजमेंट टीम का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना पड़ेगा। अब देखो, ये तो हमने बेसिक बातें देख ली एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की होता क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, एंगेजमेंट टीम ने जो भी मोटे मोटे काम किए, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए, उनको चेक करते हैं। फिर हमने देखा कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन बन सकता है, और ये कब जरूरी है, कब कंपलसरी है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना। अब ये करेगा क्या, कि फॉलोइंग एस्पेक्ट नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग दी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। करेगा क्या क्या ये इसके अंदर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में, वो हम देखने जा रहे हैं, क्या क्या रिव्यू करेगा। तो मैंने क्या बताया था, मोटे मोटे काम रिव्यू करेगा, तो यहाँ पे वही लिखे हैं, देखते जाओ। देखो आप, पहला क्या देखेगा, ये स्पेशल है कि एंगेजमेंट पार्टनर जो भी वैल्यूएशन कर रहा है फर्म इंडिपेंडेंस का, उसको रिव्यू करेगा। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले समझो। बताओ, ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कब होता है कंपलसरी, लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट में। ओके, कब होता है, लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट में, ध्यान रखना, ये बात बहुत काम आएगी, लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट में। तो जब कभी भी सीए फर्म क्या करती है, सीए फर्म में कोई टीम एंगेजमेंट क्या करने जाती है, ऑडिट करने जाती है, क्या करने जाती है, ऑडिट करने जाते हैं ना, ऑडिट। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है ना, तो वो क्या करता है, खुद भी क्या करता है, इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन कर लेता है। याद करो फर्म क्या करी थी, हमने एक सेकंड एलिमेंट देखा था, एथिकल रिक्वायरमेंट। उसमें हमने क्या देखा था कि फर्म क्या करती है, इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन करती है कि हमारी फर्म इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएगी क्या एश्योरेंस एंगेजमेंट में। लेकिन जब एक एंगेजमेंट पार्टनर क्या करने जाता है, ऑडिट करने जाता है ना, ऑडिट करने जाता है किसी क्लाइंट के मामले राम लिमिटेड की, क्या करने जा रहा है, ऑडिट करने जा रहा है। तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है, वापस से एक बार चेक कर लेता है कि जो मैं राम लिमिटेड की ऑडिट करने जा रहा हूँ, वो मैं इंडिपेंडेंट होकर कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे इंडिपेंडेंस को कोई खतरा तो नहीं आ रहा। वापस से चेक कर लेता है, ये क्या कर लेता है, इसको क्रॉस चेक कर लेता है वापस से। तो देखो, तो यहाँ पे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का काम क्या है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का काम ये है, इसको ये चेक करना है कि एंगेजमेंट पार्टनर जब ऑडिट करने गया, तो उसने अपने इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन किया या फिर नहीं किया। ये किसको देखना है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को देखना है। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन होता है, ये काम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम। तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू चेक कर लेता है कि एंगेजमेंट पार्टनर जब ऑडिट करने गया तो उसने अपने इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन किया या फिर नहीं, तो ये चेक करता है। ये पहले पॉइंट का मतलब। अब देखो सेकंड पॉइंट, ये क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रेस्पॉन्सेज। ये क्या देखता है कि एंगेजमेंट टीम जब काम कर रही थी तो उनको जो सिग्निफिकेंट रिस्क मिली ना, उनको देख लेता है, उनके रिगार्डिंग जो उन्होंने रेस्पॉन्सेज लिए उनको चेक करता है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आती है, जैसे एग्जांपल सिग्निफिकेंट रिस्क का फ्रॉड रिस्क, तो वहाँ पे क्या करना होता है, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, एक्स्ट्रा मेहनत भी आपको करनी होती है। तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर देखेगा कि जब सिग्निफिकेंट रिस्क मिली है एंगेजमेंट टीम को, किसको, एंगेजमेंट टीम को, तो उन्होंने वहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत की या फिर नहीं की, ये रिव्यू करेगा।
करेगा, कौन रिव्यू करेगा ये चीज़, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर रिव्यू करेगा। नेक्स्ट देखो क्या देखेगा वो, जजमेंट अबाउट द मैटेरियलिटी। क्या देखेगा कि जो एंगेजमेंट टीम है इन्होंने जो मैटेरियलिटी कैलकुलेट करी वो सही से कैलकुलेट करी कि नहीं करी। अब आप बोलोगे सर ये मैटेरियलिटी क्या होती है, तो इसको हम ऐसे 320 में एकदम डिटेल में देखते हैं, ऐसे 320 में। तो क्या होता है कि हम ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, प्रोसीजर्स लगाने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं कि हमको कौन कौन से आइटम चेक करते हैं, उसी की बेस पे सारा काम होता है। तो इसको सही से कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है, मैटेरियलिटी को सही से कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। इस कारण से एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये चेक करेगा कि एंगेजमेंट टीम ने, किसने, एंगेजमेंट टीम ने मैटेरियलिटी सही से कैलकुलेट की या फिर नहीं की। ये भी कौन चेक करेगा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। अब और क्या देखेगा कि मैटर्स टू बी, जितनी भी मैटर्स हमने ऊपर पढ़े, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी, ये देखेगा कि जो भी मैटर्स क्लाइंट को, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट होने चाहिए थे वो उन्होंने कम्युनिकेट किए कि नहीं। एंगेजमेंट टीम ने जो भी मैटर्स क्लाइंट को कम्युनिकेट करने चाहिए थे वो सारे मैटर्स क्लाइंट को कम्युनिकेट किए या फिर नहीं किए। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हम कहाँ पे देखते हैं, ऐसे 260 में देखते हैं डिटेल में कि हमें टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन करनी होती क्यों है, क्यों हम उनके साथ बात करते हैं, कि जो क्लाइंट है उसके साथ हम बातें क्यों करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी के साथ क्यों बातें करते हैं, वहाँ पे क्या क्या मैटर्स हम बात करते हैं, उसको क्या क्या मैटर्स की बात करते हैं। तो ये जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है ना, ये सारी बातें नहीं दिखेगा कि सारी बातें जो जो हमको टीसीडब्ल्यूजी को बतानी होती है कि एंगेजमेंट टीम ने वो सारी बातें की या फिर नहीं की। ये क्या देखेगा, जो जो मोटी बातें हैं, जो जो मोटे काम है, वो सारी बातें टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट हुए या फिर नहीं हुए, ये देखेगा कौन, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। उसके बाद वो क्या देखेगा कि वेदर वर्किंग पेपर्स रिफ्लेक्ट, एक बार मैं ये सारा उठाता हूँ, क्या देखेगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, वेदर वर्किंग पेपर्स रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म्ड फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंट। मैंने क्या बताया था कि जब एंगेजमेंट टीम जाएगी काम करने तो क्या बनाएंगे, अपने वर्किंग पेपर्स बनाएंगे, सब अपने वर्किंग पेपर्स बनाएंगे। तो वर्किंग पेपर में जो भी काम करते सारा डालते हैं, लेकिन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जब चेक करेगा ना तो सारे काम चेक नहीं करेगा कि पूरी टीम ने जो भी काम किया सारा का सारा डॉक्यूमेंट किया या फिर नहीं किया, ये चेक नहीं करेगा सारा का सारा। ये क्या चेक करेगा, जो भी मेन काम थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स के रिगार्डिंग उन्होंने जो जजमेंट लिए, मतलब जो जो बड़े बड़े काम थे, मोटे मोटे काम थे, वो सारे के सारे काम उन्होंने वर्किंग पेपर्स में डॉक्यूमेंट किए या फिर नहीं किए। कौन देखेगा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये बस इतना ही देखेगा कि जो मोटे मोटे काम थे वो सारे इन्होंने वर्किंग पेपर्स में डॉक्यूमेंट किए कि नहीं किए। नेक्स्ट क्या देखेगा, वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स ली गई कि नहीं ली गई। अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि क्या कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट मैटर, क्या होता है कि अगर ऐसा कोई डिफिकल्ट मैटर आ जाए, पूरी की पूरी टीम ही सोल्व नहीं कर पा रही, तो उनको क्या करना पड़ता है, प्रोफेशनल से डिस्कस करना पड़ता है। तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये भी देखेगा कि डिफिकल्ट मैटर में इन्होंने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली या फिर नहीं ली। और लास्ट क्या देख लेगा कि इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अब देखो जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है ना, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये देखो जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है ये कब हो जाता है, बिफोर रिपोर्ट इज इश्यूड। मतलब ये कब होता है, आप जब ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, जैसे आप कोई भी रिपोर्ट बनाओगे, मान लो एक एंगेजमेंट टीम आप कोई भी काम करने गए तो आप क्या करते हो, उसकी रिपोर्ट बनाते हो, उसकी रिपोर्ट बना के उसको साइन करते हो, उसको क्या करते हो, साइन करते हो। लेकिन बताओ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू तो मोस्टली कहाँ होता है, ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। तो मान लो आपने ऑडिट रिपोर्ट बनाई, तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है ना, ये ऑडिट रिपोर्ट के साइन होने से पहले पहले हो जाना चाहिए, साइन होने से पहले पहले हो जाना चाहिए। क्या, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंगेजमेंट के साइन होने से पहले पहले, ये यहाँ पे बताया गया है। रिपोर्ट के साइन होने से पहले पहले क्या हो जाना चाहिए, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये क्या देखेगा, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट। मतलब यहाँ पे जो रिपोर्ट की बात हो रही है ना, ये भी साइन नहीं हुई, ये भी साइन नहीं हुई। इसका मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट की बात हो रही है ये भी साइन नहीं हुई, ये भी फाइनल नहीं है, ये अभी क्या एक तरह से ड्राफ्ट रिपोर्ट है। तो देखेगा कि उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्या एंगेजमेंट टीम ने जो रिपोर्ट बनाई है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। इस तरह से क्या करेगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, सारी मोटी मोटी बातें देखेगा, जो एकदम बड़े बड़े काम होते हैं, मेन काम होते हैं, उनको चेक करेगा, उनको ये चेक करेगा। तो इसका भी मैं क्या करता हूँ, आपको निमोनिक बना देता हूँ। इसका लिखो आप मेवा, मेवा। तो देखो एम से क्या हो गया, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। ई से क्या हो गया, ई से इवैल्यूएशन ऑफ फर्म इंडिपेंडेंस। डब्ल्यू से वर्किंग पेपर्स। ए से अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट और अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको क्या बना दिया, आपको 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको निमोनिक बनवा दिया। तो ये तो आपको याद करनी है, अगर आप एक्स्ट्रा याद करना चाहते हो आपकी मर्जी, नहीं तो रीड तो सारे करने हैं, रीड तो 8 के 8 करने हैं और याद आपको वैसे 5 ही करने होते हैं। ओके, रीड लेकिन आपको सारे करने। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो
अभी हमने क्या पढ़ा कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या क्या रिव्यू करेगा। अभी हमारा थर्ड पॉइंट ही चल रहा है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अभी मैंने क्या बताया कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या क्या रिव्यू करेगा, तो मोटे मोटे काम रिव्यू करेगा। तो कौन कौन से काम है सारे बता दिए। अब देखो ये क्या करेगा, जैसे अपना काम कर लेगा तो क्या करेगा, ये भी तो डॉक्यूमेंटेशन करेगा ना। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है वो भी तो क्या करेगा, अपना डॉक्यूमेंटेशन करेगा। जैसे हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम करता है ऑडिट वगैरह, तो क्या करते हैं आप आर्टिकल्स, आप कोई काम करते हो, आप क्या करते हो, वर्किंग पेपर्स बनाते हो, वर्किंग पेपर सुनाते हो। तो ऐसे ही EQCR भी जैसे अपना काम करेगा, ये भी क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे तो बहुत सारी चीजें डालेगा, बहुत सारी, लेकिन ऐसे यहाँ पे 3 पॉइंट बताए हैं। ये 3 पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। ये 3 पॉइंट आप देखो। पहला क्या लिखा है, प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय फर्म पॉलिसी ऑन क्वालिटी कंट्रोल हैव बीन परफॉर्म्ड। सबसे पहले ये सारी बात रिव्यू करके अगर मान लो उसको कोई गलती नहीं मिली तो क्या बोल देगा कि फर्म क्या कर रही है, फर्म क्वालिटी कंट्रोल जो भी पॉलिसी है उनको परफॉर्म कर रही है, ये डॉक्यूमेंट कर देगा। दूसरा क्या डॉक्यूमेंट करेगा कि मैंने जो अपना रिव्यू है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये मैंने रिपोर्ट के साइन होने से पहले कंप्लीट कर दिया। अभी मैंने बताया भी था कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिपोर्ट के साइन होने से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ये बात भी डॉक्यूमेंट कर देगा। और लास्ट बात देखो एकदम स्पेशल है, जैसे ही अब मान लो इसने ये सारी बातें रिव्यू करी, इसको कोई गड़बड़ी नहीं मिली, तो क्या लिखेगा बताओ, ये तो लिखेगा ना कि एंगेजमेंट टीम ने जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए हैं वो क्या लिए हैं, सही लिए हैं एकदम। इसको ये बात लिखनी है, लेकिन ये बात ये क्या नहीं करता, एकदम डायरेक्टली नहीं लिखता, इस बात को घुमा फिरा के लिखता है। ये इस तरह से नहीं था कि एंगेजमेंट टीम ने जो भी मोटे मोटे काम किए हैं एकदम सही से करे हैं, ये कभी भी इस तरह से नहीं लिखता। कौन, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कभी भी एकदम डायरेक्टली नहीं लिखता, घुमा फिरा के लिखते हैं। देखो घुमा फिरा के लिखता कैसे है वो बताता हूँ। कैसे लिखता है कि रिव्यूअर की मैं इज नॉट अवेयर ऑफ एनी इंडिविजुअल मैटर्स, कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, डेट कोच टू बिलीव डेट सिग्निफिकेंट जजमेंट वर नॉट अप्रोप्रिएट, कि रिव्यू करते वक्त एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करते वक्त मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे मुझे लगे कि एंगेजमेंट टीम ने जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए हों वो रॉन्ग हो। इस तरह से घुमा के बोलेगा नेगेटिव लैंग्वेज में कि रिव्यू करते वक्त मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे मुझे लगे कि एंगेजमेंट टीम ने जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए हैं वो उन्होंने गलत लिए हों, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, इस तरह से बोलेगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंटेशन भी। अब आओ नेक्स्ट देखो अदर पॉइंट्स क्या है, अदर पॉइंट्स और दे रखे हैं इसके एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के। क्या बोला है कि इस रिव्यू से, कौन से रिव्यू से, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से डज नॉट रिड्यूस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, कि EQCR होने से एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब क्या, देखो नॉर्मल रिव्यू मैंने क्या पढ़ाया था आपको, एक नॉर्मल रिव्यू, वहाँ पे क्या होता था, सीनियर लोग क्या करते थे, जूनियर का काम रिव्यू, तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना पड़ता था, अपने जूनियर्स का रिव्यू करना पड़ता था। तो एंगेजमेंट पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि अब तो मेरा क्या हो रहा है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है, तो अब मैं अपना नॉर्मल रिव्यू नहीं करूंगा। ये बात कौन नहीं बोल सकता, एंगेजमेंट पार्टनर नहीं बोल सकता, उसको अपना नॉर्मल रिव्यू तो करना ही करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात देखो क्या लिखी यहाँ पे, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ EQCR। जो EQCR है ना, कौन, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, इसे क्या करना है, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना है, मतलब EQCR को बिना किसी के दबाव में आए काम करना है। और क्या करना है, इसको पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट नहीं करना, इसको खुद काम नहीं करने लग जाना। जैसे एग्जाम्पल लूँ, इसको क्या नहीं करना, जैसे मैटेरियलिटी कैलकुलेट होती है तो इसको खुद मैटेरियलिटी कैलकुलेट नहीं करनी। जैसे क्या करना होता है, कुछ मैटर्स को कम्युनिकेट करना होता है TCWG को, तो EQCR को खुद कम्युनिकेट नहीं करने लग जाना TCWG को जाके, इसको तो क्या करना है, ओनली रिव्यू करना है कि एंगेजमेंट टीम जो भी मैटर्स कम्युनिकेट होने चाहिए TCWG को वो मैटर्स कम्युनिकेट कर रही है या फिर नहीं, इसको तो बस रिव्यू करना है, खुद काम नहीं करना, ध्यान रखना। और लास्ट क्या लिखा है, एंगेजमेंट पार्टनर में कंसल्ट EQCR। अगर मान लो एंगेजमेंट पार्टनर को कोई डिफिकल्टी आ रही है, दिक्कत आ रही है ना, तो ये EQCR से भी बात कर सकता है, EQCR से भी कंसल्टेशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे अदर पॉइंट्स भी कंप्लीट हो गए। अब इसमें क्या याद करना है, देखो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, ये कई सारे स्टैंडर्ड में मिलेगी, बहुत सारी जगह मिलेगी आपको अपने ऑडिट सब्जेक्ट में। तो ज़्यादातर तो क्या होती है, ओनली रीड होती है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है याद कर पाना। इसमें क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं ना सारा डॉक्यूमेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसे क्या करता है, खुद के 2-3 पॉइंट लिखता है, तो एज इट इज वही पॉइंट लिख के आना एग्जाम में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्या है, ये SQC1 है, SQC1 क्या तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका आप डॉक्यूमेंटेशन याद कर लेना। अगर 3 पॉइंट भी ना होना तो कम से कम आप कितने याद कर लेना, 2 पॉइंट्स याद कर लेना, और 1 पॉइंट क्या कर लेना, रीड कर लेना। यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद कर लेना क्योंकि इसकी लैंग्वेज अच्छी है थोड़ी। अदर पॉइंट्स ये तो बस रीड करने हैं, सिंपल से, ये तो रीड करने हैं आपको। तो देखो हमारा कौन सा चल रहा है एलिमेंट, अभी 5th एलिमेंट ही चल रहा है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। देखो अभी हमारा 5th एलिमेंट चल रहा है सबसे बड़ा। इसमें अब एक तो हमने क्या देखा कि सीनियर्स को क्या करना है, एंगेजमेंट टीम में सीनियर्स को जूनियर्स के काम को रिव्यू करना है, डिफिकल्ट मैटर्स में कंसल्टेशन करनी है, और अगर हम क्या कर रहे हैं, लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट करना है, तो क्या करना है, एंगेजमेंट टीम को अपना एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवाना है। अब इसमें एक नेक्स्ट आ रहा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर क्या होता है, देखो अगर क्या होता है EQCR में और एंगेजमेंट पार्टनर में क्या देता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन।
EQCR कोई अलग चीज़ बोल रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर अलग चीज़ बोल रहा है, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर EQCR की बात नहीं मान रहा। तो ये बात कैसे रिजोल्व होगी? तो कैसे रिजोल्व होगी ये आप क्या कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो किसी दूसरे सीए से, किसी दूसरी फर्म से, किसी दूसरी सीए फर्म से कंसल्ट कर लो। अगर फिर भी सोल्व नहीं हो रहा मैटर तो आप क्या कर लो, प्रोफेशनल बॉडी मतलब ICICI क्या कर लो, ICICI पूछ लो। इस तरह से आपको रिजोल्व करना है। फिर यहाँ पे एक बात तो लिख दी सिंपल सी, क्या कि जो रिपोर्ट है वो कब साइन होगी। आप क्या करते हो, ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, बताओ ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट करने के बाद। कोई भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो रिपोर्ट तो बनाओगे, लेकिन अगर आप ऑडिट करोगे तो क्या बनाओगे, ऑडिट रिपोर्ट, तो उसको साइन भी करोगे। तो आपको क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट को साइन कब करना है, तभी साइन करना है जब क्या हो जाए, डिफरेंसेज आपकी रिजोल्व हो जाए। जब तक आपके डिफरेंसेज रिजोल्व नहीं होते तब तक आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं करना, एंगेजमेंट पार्टनर को तब तक अपनी रिपोर्ट को साइन नहीं करना जब तक कि डिफरेंसेज रिजोल्व हो जाए। तो ये भी कंप्लीट हो गया, एकदम ईजी था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कितना ईजी था, पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो एक बार पढ़े आप याद। अब इसमें लास्ट टॉपिक हो रहा है, देखो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस ही चल रहा है, अब इसमें लास्ट और हम देखने जा रहे हैं। पहला क्या देखा, नॉर्मल रिव्यू, फिर डिफिकल्ट मैटर का कंसल्टेशन, फिर EQCR और फिर देखा हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब लास्ट देखो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, जो आप क्या कर रहे हो, वर्किंग पेपर बना रहे हो तो इसका आपको क्या करना है। सबसे पहला है असेंबली, सबसे पहला क्या असेंबली। अब बताओ कभी भी काम करने जाते हैं हम कोई भी एंगेजमेंट, तो पूरी टीम जाती है, तो पूरी टीम क्या करेगी, अपने अपने वर्किंग पेपर्स बना रही होगी। जैसे एग्जांपल लूँ, टीम में 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों क्या कर रहे होंगे, अपने अपने वर्किंग पेपर बना रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, इन वर्किंग पेपर्स को देखो, तीनों ने अलग अलग बनाए अपने वर्किंग पेपर, तीनों ने जो जो काम किया, तो आपको क्या करना है, इन वर्किंग पेपर्स को असेंबल करना है। क्या करना है, इन वर्किंग पेपर्स को आपको एक जगह असेंबल करना है, एक जगह आपको एक फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट कर देना है। इन वर्किंग पेपर्स को आपको एक फाइल में डॉक्यूमेंट करना है। अब ये कब तक करने तो बता रखा है, ये कब तक करना आपको असेंबली, या आपको टाइमली बेसिस पे करनी है। जैसे आपकी क्या हो जाए, आप अपनी रिपोर्ट साइन कर दो, उसके बाद आपको टाइमली बेसिस पे क्या करना है, असेंबल कर देना है। लेकिन ऑडिट के केस में उन्होंने टाइम भी बता दिया, यहाँ पे तो क्या वाला, बस टाइमली बेसिस पे कर दो, कोई टाइम नहीं बताया आपको। लेकिन अगर आप क्या करने जा रहे हो, ऑडिट करने जा रहे हो, आप रिव्यू एंगेजमेंट नहीं कर रहे, आप अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये जो असेंबली है ना, असेंबली कब तक करनी है, विदिन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। जैसे ही आप क्या कर दो, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर दो, उसके बाद आपको क्या करना है, विदिन 60 डेज के अंदर अंदर असेंबली कंप्लीट करनी ही करनी होगी। ये गारंटी है, विदिन 60 डेज करना ही करना पड़ेगा आपको। तो ये बता दिया यहाँ पे असेंबली, तो सिंपल से असेंबली एक बार भी अगर आप रीड करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, कितना सिंपल सा है। दूसरा देखो सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी। अब आपने क्या किया, जितने वर्किंग पेपर थे उनको क्या कर लिया, एक जगह असेंबल कर लिया, एक फाइल में डॉक्यूमेंट कर लिया। अब असेंबल करके क्या आप उनका चार डालना है, क्या नहीं चार नहीं डालना, आपको क्या करना है, उनका आपको सेफ कस्टडी में रखना है। आपको क्या करना है, सेफ कस्टडी में। आपने जैसे क्या कर ली, अपने वर्किंग पेपर की फाइल बना ली ना, फाइल बना ली, उसका ऐसे नहीं, कैसे दबा दबा के कैसे भी डाल दो कि वो फाइल फटे जा रही है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको सेफ कस्टडी में रखना है। आपको उसकी इंटीग्रिटी को ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप उस फाइल को कहीं पर भी पटक दो कि कोई भी आके उस फाइल में से पन्ने फाड़ लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेसिबल, कि आपने जो फाइल बनाई ये एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना कि आप इसको क्या कर रहे हो, इस जो आपने वर्किंग पेपर की फाइल बनाई उसको आपने क्या कर दिया, एक संदूक में डाल दिया और संदूक को आपने जमीन के नीचे गाड़ दिया। आपको ऐसा काम नहीं करना, एकदम एक्सेसिबल होनी चाहिए। और लास्ट क्या होनी चाहिए, रिट्रीवेबल, कि गलती से क्या हो, गलती से आपकी जो फाइल है खो गई, गलती से खराब हो गई, खो गई, कुछ भी हो जाए तो ये क्या हो सके, रिस्टोर हो सके। मतलब आप क्या कर लो, इसको सॉफ्ट कॉपी में रख लो, इलेक्ट्रॉनिक भी मेंटेन कर लो। अब देखो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे मेंटेन करना है वो यहाँ पे बताया है, कैसे मेंटेन करना है कि जब आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करो ना इनको, क्या करो, जब आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करो तो आपको क्या करना है, एंटायर कंटेंट, फुल कंटेंट क्या करना है, आपको फुल कंटेंट स्कैन करना है। जैसे एग्जांपल लूँ, आपने कोई ऑडिट एंगेजमेंट करी, एग्जांपल ले रहा हूँ ऑडिट एंगेजमेंट का, आपने ऑडिट एंगेजमेंट करी, वहाँ पे जो टोटल वर्किंग पेपर्स बने ना, मान लो 100 पेजेस के बने, वैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कितने बने, 100 पेजेस के। तो आपको पूरे 100 पेजेस ही क्या करना है, पूरे के पूरे 100 पेजेस आपको स्कैन करने हैं, पूरे के पूरे 100 पेजेस। और फिर आपको क्या करना है, इन 100 पेजेस जैसे आपने स्कैन कर लिए, अब आप इनको क्या कर दो, एक फाइल में डाल दो। मतलब आप उनकी एक फाइल बना दो, 100 पेजेस जो आपने स्कैन करे, जो अलग अलग हैं, उनकी एक फाइल बना दो। और क्या कर दो, ये फाइल क्या होनी चाहिए, रिट्रीवेबल भी होनी चाहिए। मान लो आपने एक PDF फाइल तो बना दी, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि कोई भी कुबद्दी बंदा क्या कर सकता है, कुबद्दी होगा वो आपकी इस PDF फाइल को ही डिलीट कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आप क्या करो, उसको क्या कर दो, आप अपनी पेन ड्राइव वगैरह में भी डाल के रख लो, इस तरह से। तो यह है सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी, एकदम ईजी सा टॉपिक है, पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। एक दो तीन बार रीड करना पड़ेगा तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे असेंबली वाला था तो एकदम ईजी था, एक बार पढ़े तो अपने आप याद। फिर देखो रिटेंशन। अब आपने क्या करी, बताओ आपको क्या करना है, आपने ये फाइल बनाई, आपने असेंबल करके क्या करी, फाइल बनाई, इसको क्या करना है, सेफ कस्टडी में रखना है। तो डाउट आता ना कि सर सेफ कस्टडी में रखना कब तक है,
क्या जब तक हम मन ना जाए तब तक रखना है क्या? तो ऐसा नहीं है। क्या बोला आपको कब तक रखना है? सफिशिएंट पीरियड तक रखना है। अभी सफिशिएंट पीरियड क्या होगा तो ये कहीं पे भी नहीं बताया, लेकिन ऑडिट के केस में बता दिया। अगर आपने ऑडिट के रिगार्डिंग क्या बनाई है, फाइल बनाई है, अपनी ऑडिट की फाइल बनाई है, वर्किंग फाइल, तो आपको क्या करना है, उसको मिनिमम 7 ईयर्स तक रखना है। जैसे आपने क्या किया था, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया था ना, उसके बाद आपको क्या कम से कम 7 सालों तक रखना है। 7 साल के बाद आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को जला के फेंक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, गाड़ दो जमीन में, जला दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। लेकिन ऑडिट में आपको क्या रखना है, कम से कम 7 ईयर तक इसको रखना है। तो ये भी एकदम रीड करने की बात है, आराम से पढ़ते याद हो जाएगी। ओनरशिप, अब ये जो बताओ फाइल बनी है, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन बना है, ये किसकी ओनरशिप मानी जाएगी? इसका ओनर कौन होगा? वो फर्म होगी, जो ये फर्म है वो फर्म ही की होगी, इसकी ओनर होगी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें क्या हो सकता है, जो सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी वाला ना, इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, पूरा 4 या 5 नंबर का अलग से। वो बाकियों पे अलग से नहीं आएगा। एमसीक्यू में पूछ लिया या किसी एक क्वेश्चन दिया आपसे, उसके अंदर क्या कर लिया, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी पे तो ऐसे क्या करेगा ही थी कि एक बड़ा सा क्वेश्चन बना देगा 5 नंबर का, उसमें 1 नंबर का कोई सा भी पूछ लेगा ऐसे। लेकिन ये जो है सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पे तो ऐसे ही पूरा अलग से क्वेश्चन बना सकते हैं, एक पूरा क्वेश्चन ही बना सकते हैं अलग से 4 से 5 नंबर का। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया कौन सा एलिमेंट, हमने 5th एलिमेंट जो सबसे बड़ा था एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने क्या देखा कि सीनियर्स को क्या करना है, जूनियर्स को काम को रिव्यू करना है, डिफिकल्ट मैटर्स पे कंसल्टेशन करनी है। फिर हमने देखा कि अगर आप ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी करने जा रहे हो तो आपको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवाना है अपनी टीम का। और फिर हमने क्या देखा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, डिफरेंसेज को रिजोल्व करना है। और लास्ट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग क्या क्या बातें ध्यान देनी है। ये हमारा एलिमेंट कंप्लीट। अब आया लास्ट एलिमेंट मॉनिटरिंग, बहुत ईजी एलिमेंट है, बहुत ईजी एलिमेंट। मॉनिटरिंग में क्या करना है, मॉनिटरिंग में फर्म का जो भी एक्सपीरियंस बंदा उसे क्या करना है, उसको ये देखना है कि जो हमने 5 क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट पढ़े ना, 5 कौन कौन से, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ये सारे के सारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, कि फर्म के अंदर ये सारे के सारे अच्छे से कंप्लाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। ये चेक करना है किसको, फर्म के एक सीनियर बंदे को, एक्सपीरियंस बंदे को चेक करना है, जो मॉनिटर करेगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एकदम ईजी से पॉइंट लिखे, देखते जाओ। मॉनिटरिंग में देखते जाओ क्या लिखा है सबसे पहले, एंड ट्रस्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग टू ए पार्टनर और अदर एक्सपीरियंस पर्सन, कि मॉनिटरिंग करेगा कौन फर्म में, तो बोला कि कोई पार्टनर भी कर सकता है, कोई पार्टनर भी कर सकता है और कोई दूसरा एक्सपीरियंस पर्सन भी कर सकता है, मतलब इवन एम्प्लॉय भी कर सकता है। इवन फर्म में अगर कोई सीए एम्प्लॉय है, वो बहुत क्या एक्सपीरियंस है, तो वो भी क्या कर सकता है, मॉनिटरिंग वाला काम कर सकता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो कितना इजी लिखा है, करना क्या है मॉनिटरिंग में, इसको ये देखना है वेदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, कि जो हमने 5 क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट पढ़े वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड हुए या फिर नहीं, वो फर्म क्या कर रही है, उन क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट को इफेक्टिवली कंप्लाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ये चेक करना है किसको, जो बंदा मॉनिटर कर रहा है उसको चेक करना है। और उसे क्या करना है, अगर फर्म के खिलाफ क्या आ रही है, कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन आ रही है ना, उनको भी डील करना है। क्या करना है, फर्म के खिलाफ अगर क्या आ रही है कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन, तो इसको हम देख लेते हैं पहले, कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन देख लेते हैं कि क्या क्या कंप्लेंट्स एलिगेशन आ सकती है। तो देखो फर्म के खिलाफ क्या कंप्लेंट्स आ सकती है, ये कंप्लेंट आ सकती है कि फर्म क्या कर रही है, फर्म स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर रही, या क्या कंप्लेंट आ सकती है कि फर्म जो क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, 5 क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, उनको फर्म कंप्लाई नहीं कर रही। तो क्या हो सकता है, आपके खिलाफ, फर्म के खिलाफ क्या हो सकता है, ये कंप्लेंट्स आ सकती है कि फर्म क्या नहीं करी, जब कोई एंगेजमेंट करने जाती है तो वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, या फिर फर्म 5 जो क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट्स है उनको कंप्लाई नहीं करती। अब ये कंप्लेंट्स कहाँ से आ सकती है, कंप्लेंट्स में ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द फर्म, ये जो कंप्लेंट्स है ये आपकी फर्म के बाहर से भी आ सकती है, या फिर आपके फर्म के लोग ही कर सकते हैं, आपके फर्म के अंदर के लोग ही इवन आर्टिकल्स भी कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे हो सकता है, आर्टिकल्स कैसे करेंगे, वो तो बेचारे वैसे ही डरपोक होते हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इसके लिए देखो क्या बताया गया कि फर्म को क्या करना है, इस चीज़ के लिए फर्म को क्या करना है, फर्म को इस तरह से क्या करना है, चैनल्स इस्टेब्लिश करने हैं ताकि फर्म के अंदर के लोग क्या कर सके, बिना डरे कंप्लेंट कर सके। आपको इस तरह से सिस्टम बनाना है कि फर्म के अंदर के लोग भी क्या कर सकें, बिना डरे फर्म के खिलाफ, फर्म के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकें। अब देखो, अब कंप्लेंट तो आ गई, अब उसको डील भी तो करना है, फर्म के क्या करना है, अब कंप्लेंट को डील भी तो करना है। तो डील कैसे करना है वो बताया यहाँ पे, आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इन कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि जो कंप्लेंट्स आई हैं वो वास्तव में सही भी हैं क्या, सर वास्तव में सही भी है या क्या, ऐसा तो नहीं किसी ने मजे लेने के लिए कंप्लेंट कर दी, ये देखना है। अब इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, तो लिखा है इन्वेस्टिगेशन इज सुपरवाइज्ड बाय ए पार्टनर, तो पार्टनर को क्या करना है, इन कंप्लेंट्स पे इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान देना है, किसको, पार्टनर को ध्यान देना है।
मैंने क्या बताया था, एक बात ध्यान से सुनो। मैंने बताया था कि मॉनिटरिंग का काम कोई भी कर सकता है, या तो पार्टनर कर सकता है या फिर कोई एक सीनियर एम्प्लॉय जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हो वो भी कर सकता है। लेकिन कंप्लेंट्स आई ना, कंप्लेंट्स आई है तो उनको इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान कौन देगा? इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान तो पार्टनर ही देगा। किसको ध्यान देना है? पार्टनर को ध्यान देना है। अब मान लो इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन में क्या पता लगा? इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वास्तव में फर्म क्या कर रही है? नॉन कंप्लायंस कर रही है। इफ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट नॉन कंप्लायंस, इन्वेस्टिगेशन में क्या पता लगा कि फर्म तो वास्तव में क्या कर रही है? नॉन कंप्लायंस कर रही है, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती, क्वालिटी कंट्रोल इन्होंने क्या नहीं कर रखे, 5 एलिमेंट्स उनको फॉलो नहीं करती, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेने होंगे, एक्शन लेने होंगे। अब क्या एक्शन लेने होते हैं ये इन्होंने ऊपर ही दे दिए। क्या एक्शन लेने? टेकिंग एक्शन व्हेन डेफिशिएंसीज इन क्वालिटी कंट्रोल आर आइडेंटिफाइड, कि अगर आपको पता लगा कि हम तो क्वालिटी कंट्रोल फॉलो नहीं करते, क्वालिटी कंट्रोल की जो 5 एलिमेंट है वो फॉलो नहीं करे, तो आपको क्या करना है? उन क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट को आपको इंप्लीमेंट करना है फर्म के अंदर। क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो। और दूसरा क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द पर्सनल हु डिड नॉट कन्फर्म टू क्वालिटी। मतलब आपको क्या करना है? फर्म के अंदर उस बंदे के अगेंस्ट एक्शन लेना है जिसने क्या किया हो? क्वालिटी को नुकसान पहुंचाया हो, क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। मान लो आपकी फर्म के अंदर, ये फर्म के अंदर एक एम्प्लॉय था, ये क्या करता है? ये भी एकदम घटिया काम करता है, ना कभी स्टैंडर्ड फॉलो करता, ना कभी क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट फॉलो करता, ये कभी भी ना ईमानदारी से काम करता है। ये क्या करता है? अपनी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज कर देता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना आपको? इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन लेने हैं। इसको या तो धक्के देके निकाल दो या इसको कोई पनिशमेंट दो। इस तरह से आपको क्या करना है? पूरी मॉनिटरिंग करनी है। तो ये मॉनिटरिंग भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें देखो 5 पॉइंट्स हैं और सारे के सारे पॉइंट एकदम लॉजिकल और एकदम ईजी, तो ये भी आपको एकदम आराम से याद हो जाएगा। इसका मैं कोई निमोनिक नहीं बना रहा, क्यों? क्योंकि इसमें सारे पॉइंट एक तरह से स्टेप चलते हैं, स्टेप 1 2 3 इस तरह से चल रहा है इसमें, और एकदम लॉजिकल पॉइंट है, तो आपको पढ़ते ही याद होंगे ये मॉनिटरिंग, अगर आप समझ के कर रहे हो तो। कंप्लेंट साला मैंने पूरा करवा ही दिया आपको। कंप्लेंट साले में देखो, अगर आपको 5 के 5 पॉइंट याद ना हो ना, तो इसमें चाहिए आप पॉइंट याद कर लेना, 4 पॉइंट से कर लेना बस। इसमें कितने का ना 4 पॉइंट से याद करना कंप्लेंट साले में। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारे 6 के 6 एलिमेंट कंप्लीट हो गए, 6 के 6 क्वालिटी एलिमेंट हमने कंप्लीट कर लिए, और एक तरह से हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, ये देख लो, मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? अब देखो ये टॉपिक क्या बोल रहे हैं। अब देखो आईसी ने तो क्या किया, SQC1 बना दिया कि आपको कैसे क्वालिटी लानी है, आपको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना है, सारी चीज़ बता दी कैसे काम करना है। लेकिन बताओ क्या SQC बनानी थी? जो CA फर्म्स हैं, जो भी CA फर्म्स है, बताओ क्या वो फॉलो कर लेंगे? क्या आपने तो ज्ञान दे दिया कि इस तरह से काम करो क्वालिटी आएगी, लेकिन सिर्फ ज्ञान देने से ये लोग काम कर लेंगे क्या? क्वालिटी वाला काम कर लेंगे क्या? नहीं, सिर्फ ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? रिव्यू करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इन CA फर्म्स का रिव्यू करना पड़ेगा कि जो CA फर्म्स है जो भी काम करते हो क्वालिटी वाला कर रही है या फिर नहीं कर रही है, आपको उनका रिव्यू करना पड़ेगा। अब देखो रिव्यू कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? पीयर रिव्यू बोर्ड। तो आईसी ने क्या किया, इनका रिव्यू करने के लिए जो CA फर्म्स है क्वालिटी वाला काम कर रही है कि नहीं कर रही, आईसी ने क्या कर दिया? पीयर रिव्यू बोर्ड बना दिया। पीयर रिव्यू में क्या करता है ये बोर्ड? करता क्या है? ये क्या करता है? एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। ये देखता है कि जो CA फर्म है वो एज पर स्टैंडर्ड्स काम कर रही है कि नहीं कर रही, कि जो CA फर्म्स है वो एथिकल, टेक्निकल, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही। मतलब स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग वगैरह तो फॉलो कर रही है ना, जो कोड ऑफ एथिक्स है वो सब फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। ये कौन देखता है? पीयर रिव्यू बोर्ड देखता है। वो किस केस में देखता है? ओनली एश्योरेंस सर्विस, कि CA फर्म जो भी एश्योरेंस सर्विस दे रही है ना वो सभी क्वालिटी वाला कर रही है कि नहीं कर रही। अब आप बोलोगे सर ये नॉन एश्योरेंस सर्विस के वाले काम को क्यों नहीं देखते? क्योंकि जो नॉन एश्योरेंस सर्विस होती है ना वो हम किसके लिए करते हैं? वो मैनेजमेंट के लोगों के लिए करते हैं। वो कभी भी हम थर्ड पार्टी के लिए, यूजर्स के लिए नहीं करते। इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, बैंक वालों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, उनके लिए नहीं करते। नॉन एश्योरेंस सर्विस हम किसके लिए करते हैं? मैनेजमेंट के लिए। मतलब मैनेजमेंट वाला क्या करता है? CA फर्म को रुपये देता है और अपने लिए काम करवाता है, अपने लिए काम करवाता है। तो बताओ मैनेजमेंट जब खुद पैसे देके अपने लिए काम करवाएगा तो खुद ही क्या करवा लेगा? खुद ही क्वालिटी वाला काम करवा लेगा बोल बोल के। इस कारण से यहाँ पे हम ये जो पीयर रिव्यू बोर्ड है वो क्या करता है? ओनली एश्योरेंस सर्विस जो भी दे रही है कौन? CA फर्म, उनको चेक करता है कि जो भी एश्योरेंस सर्विस दी वो क्वालिटी वाली दी या फिर नहीं दी। अब देखो ऑब्जेक्टिव में सेम ही बात लिख दी, ये देखना कि जो भी एश्योरेंस सर्विस दी वो एज पर स्टैंडर्ड्स वगैरह करी या फिर नहीं करी। ये हो गया पीयर रिव्यू बोर्ड कंप्लीट, बस इतना सही था। अब आया क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ये भी सेम ही काम करेगा, बस ये कुछ एक्स्ट्रा काम और करेगा। अब देखो ये कौन बनाता है? पीयर रिव्यू बोर्ड बताओ कौन सेटअप कर रहा था? ICA वाले। ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये क्या काम करता है? एक काम तो ये भी सेम करेगा। देखो पहला काम टू रिव्यू दी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कि CA फर्म जो भी काम कर रही है क्वालिटी वाला कर रही है कि नहीं कर रही। अब एक्स्ट्रा काम देखो दूसरा क्या, ये फालतू का एक्स्ट्रा काम करेगा, टू गाइड दी मेंबर।
एक तो क्या करेगा, ये देखेगा कि सीएफएम जो काम कर रही है वो क्वालिटी वाला कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा क्या कर सकता है, उनको गाइडेंस भी दे सकता है कि आप किस तरह से अपनी क्वालिटी को और इंप्रूव करो। ये सीएफएम को क्या कर सकता है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या कर सकता है, सीएफएम को ये भी ज्ञान दे सकता है कि आप किस तरह से और इंप्रूव करो क्वालिटी को, ये भी ज्ञान दे सकते हो। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम, टू मेक रिकमेंडेशन टू आईसीएआई काउंसिल, क्या कर सकता है, आईसीएआई काउंसिल को रिकमेंडेशन दे सकता है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स में क्या क्या अमेंडमेंट लाओ ताकि क्वालिटी और इंप्रूव हो। अमेंडमेंट भी बोल सकता है, किसको बोल सकता है, आईसीएआई को बोल सकता है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स में क्या करो, अमेंडमेंट लाओ। इस तरह से भी बोल सकता है ये कौन, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। अब लास्ट क्या है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये इसका काम क्या है, इट हैज पावर टू एनफोर्स दी, इट हैज पावर टू ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑडिटर्स ऑफ सर्टेन कंपनीज सच एज लिस्टेड इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनीज। तो देखो ये भी क्या कर रहा है, सेम काम कर रहा है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी भी क्या कर रही है, सेम काम क्या कर रही है, क्वालिटी चेक कर रही है कि सीएफएम जो भी काम कर रही है क्वालिटी वाला करे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं कि लल्लू पंजू फर्म की क्वालिटी चेक करेगी। ये क्या करेगी, ऐसे ऑडिटर्स ऑफ सर्टेन कंपनीज, मतलब ऐसी सीएफएम जो क्या करती हैं, लिस्टेड कंपनी की ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट, बैंकिंग कंपनी की ऑडिट, उनका ही क्या करेगी, ये उनकी क्वालिटी चेक करेगी। और साथ ही साथ क्या करवा सकती है, ऐसी सीएफएम की इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है। साथ ही साथ क्या करवा सकती है, इवन इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है। कौन, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब इसमें लास्ट पॉइंट और देख लो, लास्ट क्या लिखा हुआ है, क्यूआरबी के बारे में। देखो क्यूआरबी के बारे में, क्यूआरबी हमने पढ़ा था ना, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्यूआरबी कैन रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ये तो हमने देखा ही था, क्यूआरबी क्या करता है, सीएफएम्स की क्वालिटी रिव्यू कर सकता है कि वो क्वालिटी वाला काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो क्यूआरबी कैन रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स अदर देन द एंटिटीज स्पेसिफाइड अंडर नफरा। इसका मतलब क्या है कि जो एंटिटीज, जो सीएफएम्स नफरा के अंडर आ रही है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंडर आ रही है, उनके अलावा क्यूआरबी किसी भी सीएफएम की क्या कर सकता है, क्वालिटी क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। उनके अलावा जो सीएफएम नफरा के अंडर आ रही है उनके अलावा। अब देखो आगे एक बात बोल दी कि क्यूआरबी कैन रिव्यू, जो क्या लिखा है, क्यूआरबी कैन रिव्यू ऑल्सो दोज रेफर टू क्यूआरबी बाई नफरा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने क्या कर दिया, क्यूआरबी को बोल दिया कि तू क्या कर, एक सीए फर्म है, एक बड़ी सीए फर्म है, इसकी क्या कर दे, क्वालिटी चेक कर दे। नफरा ने बोल दिया, एनएफआरए ने किसको बोल दिया, क्यूआरबी को बोल दिया कि एक बहुत बड़ी सीए फर्म है, इसकी तू क्वालिटी चेक कर दे। तो क्यूआरबी क्या करेगी, इसकी भी क्वालिटी चेक करेगी। जो क्या बोल दे, नफरा ही क्यूआरबी को बोल दे कि तू इसकी क्वालिटी चेक कर, तो क्यूआरबी को उसकी क्वालिटी भी चेक करनी है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ मैकेनिज्म फॉर। तो ये देखो एमसीक्यू पर्पस से तो गारंटी आपको रीड करना ही है, और याद जितना हाईलाइट किया ना बस उतना अच्छे से याद कर लेना, बाकी आपको रीड करना है, बाकी वर्ड्स बस आपको रीड करना है, जितना हाईलाइट किया ना, रेड कर रखा है उतना ही आपको याद करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा एसक्यूसी 1। अब मैं आपको ऐसे 220 भी हाथ के हाथ करवा देता हूँ। एक बार आप ऐसे 220 देखो, तो मैं आपको ऐसे 220 करवा देता हूँ। ऐसे 220 पर आ जाओ। ऐसे 220 देखो, इसका नाम क्या है, मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो ऐसे 220 है पूरा का पूरा रिलेटेड है किससे, एसक्यूसी 1 से। देखो ऐसे 220 क्या नाम है इसका, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी बात हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो वहाँ पे क्वालिटी कैसे आएगी, तो वो एक्स्ट्रा बात बताएगा, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बताएगा। सारे सेम काम करने हैं एसक्यूसी 1 वाले, वो काम करने, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें बताएगा। देखते जाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा ये हमारा। सबसे पहले क्या लिखा है कि यहाँ पे क्या करना है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना उसको क्या करना है, टू इंप्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। उसको क्या करना है, उसको क्वालिटी लाने के लिए काम करना है। किसको, एंगेजमेंट पार्टनर को। मैंने क्या बताया था, अगर आप क्या करने जा रहे हो, अगर आप कोई ऑडिट करने जा रहे हो तो पूरी क्या होगी, पूरी एक एंगेजमेंट टीम जाएगी। एंगेजमेंट टीम में कौन कौन होगा, एंगेजमेंट पार्टनर, एम्प्लॉइज होंगे, आर्टिकल्स होंगे, सब होंगे, और एक्सपर्ट लोग होंगे। तो ये एंगेजमेंट पार्टनर है, बताओ यहाँ पे सबसे बड़ा बंदा कौन है इस एंगेजमेंट टीम में, ये एंगेजमेंट पार्टनर है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लीडर होगा, इसको ही क्या करना है, पूरा क्वालिटी लाने के लिए काम करना है। यहाँ पे लीडर कौन होगा, ध्यान रखना, एंगेजमेंट पार्टनर होगा। अगर आप कोई ऑडिट करने जा रहे हो तो वहाँ पे लीडर कौन होगा, एंगेजमेंट पार्टनर। जैसे एसक्यूसी 1 में बताओ, हम पूरी फर्म की बात कर रहे थे तो वहाँ पे लीडर कौन था, फर्म में जो सीनियर पार्टनर होता था वो लीडर होता था, लेकिन यहाँ पे कौन होगा, एंगेजमेंट पार्टनर। जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो यहाँ पे लीडर कौन होगा, एंगेजमेंट पार्टनर। अब देखो क्या लिखा है, ऐसे 220 डिस्क्राइब द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर फॉर फॉलोइंग मैटर। तो ऐसे 220 क्या बताता है, सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बता देता है, एंगेजमेंट पार्टनर की बता देता है कि लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंगेजमेंट पार्टनर ही क्या होगा, लीडर होगा। इसको क्या करना है, इसको लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है क्वालिटी के लिए, क्योंकि अगर ये क्वालिटी वाला काम नहीं करेगा तो इसकी जो पूरी टीम है जो ऑडिट करने गई है, इसकी जो पूरी टीम जो ऑडिट करने गई है वो क्यों क्वालिटी वाला काम करेगी।
तो इसको क्या करना है, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर क्या करना है, खुद एथिक्स फॉलो करना है और अपनी पूरी टीम से भी जो ऑडिट करने गई है उनसे क्या करवाना है, एथिक्स फॉलो करवाने हैं। फिर आया एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एंगेजमेंट पार्टनर को खुद भी देखना है, एक बार खुद भी क्रॉस चेक कर लेना है कि जिस क्लाइंट की, जैसे मान लो ये राम लिमिटेड की मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, राम लिमिटेड की मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो इसकी ऑडिट हमें एक्सेप्ट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मैं इसकी ऑडिट कर भी पाऊंगा, क्या मेरी इतनी औकात है कि नहीं, खुद भी एक बार चेक कर लेना है। और फिर क्या है नेक्स्ट, फोर्थ एलिमेंट देखो, SQC1 में फोर्थ एलिमेंट क्या था, ह्यूमन रिसोर्स, उसका यहाँ पे क्या हो गया, बस नाम चेंज हो गया, उसका यहाँ पे नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, असाइनमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टीम। बताओ जो अपनी टीम है, एंगेजमेंट टीम लेके जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, हमें राम लिमिटेड की ऑडिट करने जानी है, हमें क्या करनी है, राम लिमिटेड की ऑडिट करनी है। तो वहाँ पे हमें क्या ले जानी है, पूरी एंगेजमेंट टीम ले जानी है। एंगेजमेंट टीम में कौन होगा, एंगेजमेंट पार्टनर होगा, एम्प्लॉइज वगैरह सब होंगे। तो वो टीम कौन सिलेक्ट करेगा, टीम सिलेक्ट कौन करेगा कि मैं टीम में क्या क्या ले जाऊँ, तो ये पूरा काम किसका होगा, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की होगी कि मैं कौन सी टीम ले जाऊँ, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंगेजमेट पार्टनर की होगी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में अपन ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एंगेजमेंट पार्टनर की। और लास्ट देखो मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में मैंने क्या बताया था SQC1 में आपको, SQC1 में क्या बताया था आपको कि यहाँ पे मॉनिटरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कि कोई भी पार्टनर कर सकता है मॉनिटरिंग या फिर कोई भी एक्सपीरियंस बंदा कर सकता है, इवन एम्प्लॉइज भी। लेकिन ऑडिट के केस में अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो यहाँ पे जो मॉनिटरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, वो एंगेजमेंट पार्टनर की ही होगी और कोई किसी दूसरे बंदे की नहीं होगी। किसकी होगी, एंगेजमेंट पार्टनर की ही होगी बस मॉनिटरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो एम्प्लॉइज हैं चाहे कितनी सीनियर हो, ये मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। कौन करना होगा, किसे करना होगा, मॉनिटरिंग भी एंगेजमेंट पार्टनर को ही करना होगा। मतलब सारे के सारे काम सेम ही है, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, एंगेजमेंट पार्टनर पे आ गई। अब देखो हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम कुछ एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने जा रहे हैं। ऑडिट में क्या हो, अच्छी क्वालिटी आए, तो यहाँ पे कुछ एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखने जा रहे हैं, तो देखते जाओ। सबसे पहला एलिमेंट, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी में एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किसकी, एंगेजमेंट पार्टनर की। एंगेजमेंट पार्टनर की एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो ये हम देख लेते हैं। हम किसकी देख रहे हैं एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस एंगेजमेंट पार्टनर की, अगर वो ऑडिट करने गया है तो उसे क्या करना है, जब कभी भी एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट करने गया तो उसे क्या करना है, उसको इस तरह से एक्शंस लेने हैं, उसको इस तरह से अपनी टीम को मैसेजेस देने हैं। क्या करना है, एंगेजमेंट पार्टनर को इस तरह से अपनी टीम को मैसेजेस देना है ताकि जो उसकी टीम है वो क्या करे, किन बातों पर फोकस करे, नीचे जो बातें दी गई हैं इन पे फोकस करे कि क्या करना है। एंगेजमेंट पार्टनर जब ऑडिट करने गया है तो उसको इस तरह से मैसेजेस देने अपनी टीम को कि जो उसकी एंगेजमेंट टीम है वो किस पे फोकस करे, वो स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने पे फोकस करे। एंगेजमेंट टीम जो क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट्स बने हुए हैं उनको कंप्लाई करने पे फोकस करे। और वो क्या करें, आपको इस तरह से क्या करना है, अपनी टीम को मैसेजेस देने हैं कि अगर आपकी टीम से कभी गलती हो जाए ना, बेचारों से कोई गलती हो जाए या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो आपसे बिना डरे डिस्कस कर सके। ये लिखा है कि एंगेजमेंट टीम एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर, कि आपको अपनी टीम को इस से मैसेजेस देने हैं कि अगर आपकी टीम से कोई गलती हो जाती है आर्टिकल से, एम्प्लॉय से, तो बेचारे बिना डरे आपके साथ डिस्कस कर सके। और लास्ट में आपको क्या करना है, इस तरह से मैसेज देना है कि एंगेजमेंट टीम इतना अच्छा काम करे कि जो आपकी रिपोर्ट बने वो क्या बने, बहुत अच्छी ऑडिट रिपोर्ट बने, जो आपकी रिपोर्ट बने वो भी क्या बने, बहुत अच्छी रिपोर्ट। अब लास्ट पॉइंट और लिख दिया, क्या लिखा कि आपको इस तरह से मैसेज देना है कि एंगेजमेंट टीम क्या करे, उन्हें खुद को पता लग जाए कि क्या है फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपकी टीम है वो बेचारे जबरदस्ती क्वालिटी को कंप्लाई करें, एकदम जबरदस्ती मन मार के क्वालिटी कंप्लाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह से ज्ञान देना है कि एंगेजमेंट टीम को खुद को ज्ञान आ जाए कि क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी वाला काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको उनको मैसेजेस देने हैं। तो ये हो गया हमारी एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट, किसकी, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये आपको याद करना, इस क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इन लाइन पे बनाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन बनाएगा तो इन लाइन पे बनाएगा, या फिर डायरेक्टली इस पे भी बना सकता है, लेकिन मोस्टली चांस होगा कि ये जो सब हेडिंग लिखी है इसे बोलते हैं सब हेडिंग, तो इस पे बनाने के चांस है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या बताया था मैंने, 5 प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं और अपनी टीम से भी करवाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है। क्या है, इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग क्या है एडिशनल रिक्वायरमेंट। अब आप बोलोगे सर ये एडिशनल का है, इंडिपेंडेंस वाली रिक्वायरमेंट तो हमने SQC1 में भी तो देखी थी, लेकिन यहाँ पे जब एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट करने जाएगा ना, एंगेजमेंट पार्टनर मान लो राम लिमिटेड की ऑडिट करने गया है, तो ये क्या करेगा, खुद भी एक बार चेक कर लेगा इंडिपेंडेंस को, क्योंकि मैंने क्या बताया, ऑडिट के अंदर इंडिपेंडेंट होकर काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये क्या करेगा, खुद भी एक बार चेक करेगा। अब कैसे चेक करेगा वो बता रखा है, बहुत सिंपल पॉइंट दे रखा है, एकदम लॉजिकल। ये क्या करेगा, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम
टू आइडेंटिफाई दी सर्कमस्टेंसेज डेट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। ये फर्म से पूछेगा अपनी फर्म से कि राम लिमिटेड में जिसकी मैं ऑडिट करने आया हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ कांड तो नहीं कर रखा जिसकी वजह से मेरी इंडिपेंडेंस पे खतरा आ रखा हो? क्या आपने ऐसा तो कुछ नहीं कर रखा कि इस राम लिमिटेड में आपने शेयर सेल्ड कर रखे हो या इस राम लिमिटेड से लोन ले रखा हो? ऐसा कुछ तो नहीं कर रखा ना। ये सारी बातें किसे पूछ लेगा? फर्म से। जैसे ही बातें पूछेगा तो इसे क्या हो जाएगी, चीज़ें मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? इन्फॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। इसे क्या पता लग जाएगा कि मेरी फर्म ने यहाँ पे क्या क्या कांड कर रखा है। जैसे मान लो इसने ऊपर पूछा फर्स्ट पॉइंट में कि आपने यहाँ पे क्या क्या कांड कर रखा है, तो मान लो इसे पता लगा कि पार्टनर बी ने, किसके एक पार्टनर बी ने क्या कर रखा है, राम लिमिटेड में शेयर सेल्ड कर रखे हैं, इसे ये बात पता लगी। तो बताओ क्या करना रहेगा आपको? अब क्या करना रहेगा? एलिमिनेट करना रहेगा सच थ्रेड्स। आपको क्या करना रहेगा? इन थ्रेड्स को खत्म करना रहेगा। तो आप क्या करोगे? आप अपने पार्टनर बी को बोलोगे कि देख मैं राम लिमिटेड की ऑडिट कर रहा हूँ, तू क्या कर, इन शेयर्स को बेच दे, तू क्या कर, इन शेयर्स को बेच दे, नहीं तो मेरी इंडिपेंडेंस पे खतरा आएगा। इस तरह से आपको बात करनी है। तो एकदम सिंपल सा लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इसमें तो आपको बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा याद करने में, एकदम सिंपल से पॉइंट। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एथिकल रिक्वायरमेंट्स में। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं हम? एंगेजमेंट पार्टनर की। अब देखो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस भी हमारा एक एलिमेंट था, इसमें भी क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर की एक एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या करना है यहाँ पे? वो सारे काम तो करने ही है, नॉर्मल रिव्यू वगैरह वो सब तो करनी ही है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि अगर आप क्या करने गए हो, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट करने गए हो। बताओ लिस्टेड एंटिटी की अगर आप ऑडिट करने जाते हो तो आपको क्या करवाना पड़ता है? अपनी एंगेजमेंट टीम का पूरा क्या करवाना पड़ता है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना पड़ता है। किससे? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से, ये करवाना पड़ता है। तो बताया जा रहा है कि जब आपका क्या हो रहा है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, तो उसमें एंगेजमेंट पार्टनर की क्या क्या एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एकदम लॉजिकल पॉइंट लिखे हैं। पहला, डिटरमाइन दैट EQCR हैज बीन अपॉइंटेड। ये ध्यान रखना कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ या फिर नहीं हुआ। मैंने क्या बताया था, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हमने अपॉइंट कर लिया कि नहीं। किसको ध्यान रखना है ये बात? एंगेजमेंट पार्टनर को ध्यान रखनी है, और आपकी टीम में और किसी को ध्यान रखने की नहीं है ये ड्यूटी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और किसी की नहीं है, ना आपकी फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा देखो, ये भी एकदम लॉजिकल है, डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर्स विथ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। क्या? डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर्स विथ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। मैंने क्या बताया था, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करता क्या है? एंगेजमेंट टीम जो भी बड़े बड़े काम करती है, सिग्निफिकेंट जजमेंट लेती है, उनको रिव्यू करता है, मोटे मोटे कामों को। तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या करता है? डिस्कस करेगा। किसके साथ? एंगेजमेंट पार्टनर के साथ। तो बताया जा रहा है कि जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जब डिस्कस करेगा, रिव्यू करेगा ना, तो किसके साथ बातें करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर के साथ। तो एंगेजमेंट पार्टनर को कभी भी घमंड में आके मना नहीं करना कि तुम मेरे साथ बात मत कर, तू क्या कर, तू तो मेरी टीम से बात कर, तू तो मेरी किससे बात कर, एम्प्लॉय से बात कर, आर्टिकल से बात कर, ऐसा नहीं बोल सकता। एंगेजमेंट पार्टनर को खुद को ही क्या करना पड़ेगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ बातें करनी होगी, खुद को ही करनी पड़ेगी इसको। और लास्ट देखो, ये तो सिंपल सी बात लिख दी लास्ट पॉइंट में, तो क्या? नोट डेट दी ऑडिटर रिपोर्ट अंटिल EQCR इज कंप्लीटेड। कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या कर रहा है? ऑडिट कर रहा है। बताओ ऑडिट कर रहा है, क्या कर रहा है? ये ऑडिट कर रहा है। तो इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट तब तक साइन नहीं करनी, इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट तब तक साइन नहीं करनी जब तक क्या ना हो जाए, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट ना हो जाए। इसको तब तक क्या नहीं करना, अपनी रिपोर्ट को साइन नहीं करना, तब तक साइन नहीं करना। तो ये हमारा ऐसे 220 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़े बहुत। क्लास में तो देखो सारे क्वेश्चन होते हैं डिटेल में, यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, तो थोड़ा स्पीड से होंगे, एकदम डिटेल में कराना तो पॉसिबल है नहीं तो क्वेश्चन ही ले जाएंगे 1 घंटा। तो देखो एक ही देख लो क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो XYZ एंड एसोसिएट्स से क्या है, एक CA फर्म है, ये क्या है, एक CA फर्म। अब क्या हुआ, ये क्या क्रिएट है, डूइंग द स्टेट ऑडिट ऑफ बी लिमिटेड, एक लिस्टेड एंटिटी। ये क्या कर रहे हैं, एक लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं। कब से? सिंस लास्ट 7 ईयर्स। अब बताओ यहाँ पे कोई गड़बड़ी लग गई आपको? यहाँ पे तो कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने क्या बताया था, एक CA फर्म कोई भी कंपनी की ऑडिट मैक्सिमम कब तक कर सकते हैं? मैक्सिमम 10 ईयर्स तक कर सकते हैं, उसके बाद उनको रोटेट होना पड़ता है। लेकिन देखो आगे क्या लिखा, CAX हु हैज बीन द एंगेजमेंट पार्टनर। CAX कौन है? एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द कंपनी सिंस बिगिनिंग। स्टार्टिंग से क्या है, CAX क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर है। मैंने क्या बताया था, अगर आप सेम ही एंगेजमेंट पार्टनर को यूज़ करते हो तो उससे क्या हो जाता है, फैमिलियरिटी थ्रेड क्रिएट हो जाता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, वो रिक्वायरमेंट हमें कब देखनी है, जब आप क्या कर रहे हो, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो। तो इसमें क्या बोला गया था, अगर आप लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो तो वहाँ पे मैंडेटरी बोल दिया गया था कि आपको आफ्टर 7 ईयर्स तो क्या करना पड़ेगा, एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना ही पड़ेगा। ये बात लिखी थी कि अगर आप क्या कर रहे हो, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट, तो वहां पे मैंडेटरी था कि आपका आफ्टर 7 ईयर्स तो एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना होगा। इस केस में देखो क्या है, हम किसकी ऑडिट कर रहे हैं, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं। और बताओ यहाँ पे कितना टाइम हुआ है,
7 ईयर्स हो गए। देखो अब तक कितना टाइम हो गया, 7 ईयर्स हो गए, यानी अभी तक तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, अभी तक तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब देखो आगे क्या बोला गया, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट ने, क्लाइंट के मैनेजमेंट ने क्या बोला, डजंट विश टू चेंज द एंगेजमेंट पार्टनर। ये जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट नहीं चाहता कि हमारा जो एंगेजमेंट पार्टनर है कौन है, CAX, ये नहीं चाहता कि ये चेंज हो। मतलब 8th ईयर में भी CAX ही क्या रहे, एंगेजमेंट पार्टनर है। तो देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ डू यू व्यू द अबाउ सिचुएशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। बस ये पूछा जा रहा है, किस तरह से आप इस सिचुएशन को देखते हो। तो बताओ यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में कौन सी बात आई होगी, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट वाली बात आई होगी, जिसमें हमने पूरी बात देखी थी कि अगर हम सेम ही एंगेजमेंट पार्टनर यूज करते हैं तो इससे क्या क्या होता है। तो ऐसे ने पूरा का पूरा वही आंसर छाप दिया, पूरा का पूरा कि अगर हम क्या करते हैं, सेम एंगेजमेंट पार्टनर यूज करते हैं और लॉन्ग पीरियड, तो इससे क्वालिटी में इंपैक्ट आता है, फैमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट हो जाता है। और फिर लिख दिया कि आप क्या नहीं कर सकते, अगर आप लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो तो आपको आफ्टर 7 ईयर्स तो क्या करना पड़ेगा, एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना ही करना होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लो अगर ये क्या करता है, CAX क्या करता है, CAX अगर इस मैनेजमेंट की बात मान जाता है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हम चेंज नहीं करना चाहते, तो आपको लिखना है कि अगर CAX क्या करता है, मैनेजमेंट की बात मान जाता है, तो इसे क्या आ जाएगा, फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। तो ये जो कंक्लूजन है ये आप अपने ओन वर्ड्स में भी बना के लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको आपको एज रखना है। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, गाइड दी फर्म इन एस्टेब्लिशिंग दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग दी एंगेजमेंट पार्टनर। कि एंगेजमेंट पार्टनर के रिगार्डिंग, जब आप एंगेजमेंट पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज बनाओगे। ये टॉपिक मैंने बताओ कहाँ पढ़ाया था आपको, अपने 4th क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ाया था। तो देखो पूरा का पूरा वो टॉपिक छाप दिया कि एंगेजमेंट पार्टनर में क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, उस एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस एंगेजमेंट पार्टनर को बतानी भी है, और क्या करना है आपको अपने क्लाइंट को भी बताना है कि यहाँ पे आपके एंगेजमेंट पार्टनर होगा कौन। ये सारी बातें यहाँ पे लिख दी। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। और देखता हूँ और कौन सा क्वेश्चन कराना है। ये तो एकदम डायरेक्ट है, डायरेक्ट लिखा है लास्ट में कि डायरेक्ट पूछ लिया इसे, इसलिए नहीं करवा रहा मैं और क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट पूछा गया है। ये देखो HDC एंड एसोसिएट्स, ये क्या एक CA फर्म है, ये किसकी ऑडिटर है, न्यूरोनिक्स लिमिटेड की ऑडिटर है। किसकी, न्यूरोनिक्स क्या एक लिस्टेड कंपनी, क्या है लिस्टेड कंपनी, और क्या है फार्मास्यूटिकल बिजनेस है इसका, क्या है फार्मास्यूटिकल बिजनेस। अब देखो CA राशि क्या है, इसकी एंगेजमेंट पार्टनर, CA राशि क्या है यहाँ पे, एंगेजमेंट पार्टनर है इसकी, न्यूरोनिक्स क्या है एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, CA राशि है। अब क्या हुआ, काम की बात पढ़ता हूँ। CA राशि देखो, ड्यूरिंग द ऑडिट प्लानिंग CA राशि realizes that while a team is skilled in standard manufacturing audit but they lack the experience in pharma। इसको क्या पता लगा कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हम फार्मास्यूटिकल कंपनी की क्या कर सके, ऑडिट कर सके। अब बताओ इन्होंने क्या कर ली, ऑडिट भी एक्सेप्ट कर ली, देखो अपॉइंटेड एज ऑडिटर, इन्होंने ऑडिट भी एक्सेप्ट कर ली। अब इसे क्या लग रहा है CA राशि को कि हमारे पास तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमारे पास तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं कि हम फार्मास्यूटिकल कंपनी की ऑडिट कर सके। तो बताओ यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, डायरेक्ट पढ़ता हूँ। इन लाइट ऑफ SQC 1 और SQ 220 दोनों के अकॉर्डिंग पूछ लिया, एनालाइज द क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन CA राशि मस्ट इवैल्यूएट। तो बताओ यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ पे हम कौन सी बात करेंगे, औकात वाली। हम एक तो वो लिखेंगे कि हम क्या क्या देखते हैं कि क्लाइंट चोर है कि नहीं, हमारी औकात है कि नहीं। फिर हम बताएंगे औकात में हम क्या क्या देखते हैं कि हमारे पास उतनी नॉलेज है कि नहीं, उतना एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो जो खाई से नहीं वही लिखा, पूरा लिख दिया। देखो कैपेबिलिटी ये देखेंगे हम, हमारी औकात देखेंगे, और वो कैसे देखेंगे, नॉलेज देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे, सारी बातें लिख दी, ये सारी बातें लिख दी। अब इसमें डाउट आता है स्टूडेंट को कि सर यहाँ पे देखो CA राशि को क्या पता लगा कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमारे पास तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। किसे पता लगा, CA राशि को पता लगा। तो और इन्होंने क्या कर ली थी, ऑडिट एक्सेप्ट भी कर ली थी, तो इनको तो विड्रॉ करना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो विड्रॉ वाला टॉपिक भी आना चाहिए। तो देखो इस आंसर में जो विड्रॉ वाला टॉपिक था कि हम विड्रॉ कर सकते हैं बाद में, वो टॉपिक भी यहाँ पे आंसर में आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं लिखा नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन पहली बार आता ना तो आपको ये आंसर में विड्रॉ वाला टॉपिक भी लिखना था, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ऐसे क्या क्या डालेगा आंसर में, क्योंकि ये एकदम लॉजिक बनता है कि हम क्या करें, इस क्वेश्चन के आंसर में विड्रॉ वाला टॉपिक भी लिखें। तो देखो बस ऐसे नहीं लिखा नहीं, क्योंकि विड्रॉ वाला टॉपिक भी लिखता ऐसे ही तो आंसर बहुत बड़ा हो जाता। अब देखो ऐसे ने क्या पूछा, ऐसे 220 के अकॉर्डिंग भी क्या पूछ लिया, इसका आंसर पूछ लिया। मैंने क्या बताया था, ऐसे 220 में सारी चीज़ें सेम ही हैं। अब बताओ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस वाला जो एलिमेंट है उसके रिगार्डिंग क्या हमने ऐसे 220 में कोई एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी क्या, नहीं देखी। तो हमें क्या करना है, सेम ही आंसर लिखना है ऐसे 220 में। तो देखो ऐसे ने क्या किया, सेम ही आंसर लिख दिया। ऐसे 220 में क्या लिखा, हम क्या देखेंगे कि क्लाइंट चोर है कि नहीं, हम क्या देखेंगे हमारी औकात है कि नहीं, कि हमारे पास कॉम्पिटेंस है कि नहीं, कि टाइम और रिसोर्सेज है कि नहीं, और हम एथिकली काम कर पाएंगे कि नहीं। पूरा सेम आंसर ही लिख दिया SQC वाला ही। तो इस तरह से इसका आंसर ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, क्योंकि इसमें डाउट आते हैं स्टूडेंट्स को। तो फिर हम क्या बोल देंगे कि CA राशि को एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया।
एक ये देख लो क्वेश्चन 13, मुनीर एंड कंपनी क्या, देखो एक सीए फर्म है, मुनीर एंड कंपनी क्या एक सीए फर्म है। अब क्या हुआ, मिस्टर ए क्या था, देखो इस मुनीर एंड कंपनी का क्या था, एक आर्टिकल था लास्ट 3 ईयर से, मिस्टर ए नाम का बंदा क्या था लास्ट 3 ईयर से क्या था इस मुनीर एंड कंपनी में, इसमें क्या था आर्टिकल था, लेकिन क्या हुआ ये भी अभी क्या बन गया, सीए बन गया, अभी सीए बन गया। अब मुनीर एंड कंपनी क्या हो रहा है, रिकॉग्नाइजिंग हिज स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, मुनीर एंड कंपनी ने क्या किया, द फर्म इंडक्टेड हिम एज ए पार्टनर, मुनीर एंड कंपनी ने क्या कर दिया, इसको तुरंत ही क्या बना दिया, अपनी फर्म में पार्टनर ही बना दिया डायरेक्टली। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने कुछ पढ़ा नहीं कि पार्टनर कौन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो अब क्या गड़बड़ी हुई, ऑन ज्वाइनिंग द फर्म ही एक्सेप्टेड हिज फर्स्ट असाइनमेंट टू एक्ट एज ए QCR। क्या किया इस फर्म ने, क्या किया स्टार्टिंग में ही इस मिस्टर को क्या बना दिया, पार्टनर बना दिया, और स्टार्टिंग में क्या बना दिया, इसको क्या बना दिया, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बना दिया। तो यहाँ पे गड़बड़ी होगी, मैंने क्या बताया था, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कोई भी से बन सकता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यही बात हम पहले आंसर में लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर में क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन से बातें लिख दी, फिर हम बोलेंगे इसलिए यहाँ पे देयरफॉर इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर CAA टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट। क्यों, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं है, इस कारण से हम बोलेंगे यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। अब देखो इसमें आगे क्या हुआ, मैं काम की बातें पढ़ रहा हूँ, क्या हुआ बताओ, यहाँ पे मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए क्या था, आर्टिकल था, अभी क्या बना सीए, और पार्टनर भी बन गया, और ये क्या बन गया, तुरंत क्या बन गया QCR। अब बताओ QCR बनने पर आपको क्या करना पड़ता है, रिव्यू करने के बाद सारा काम डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा कि CAA ने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, CAA ने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। तो हम बोलेंगे कि CAA को कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन करने, तो लास्ट में बोल देंगे कि यहाँ पे CAA ने जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो इसने बिल्कुल भी सही नहीं किया, ये काम करके इसको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए था। तो देखो इसने क्या लिख दिया, सारा लिख दिया कि QCR क्या क्या डॉक्यूमेंट करता है, सारे पॉइंट लिख दिया, लास्ट में बता दिया कि CAA ने जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो ये गलत है और इसको क्या करना चाहिए था, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो देखो इसमें लास्ट में पूछा भी ये था, कमेंट ऑन दी एक्ट ऑफ CAA जो भी कर रहा है, जो CAA है वो जो भी कर रहा है तो वो सही कर रहा है कि नहीं, वो हमें बताना था। तो हमने सारी बातें बता दी, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें एकदम ईजी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन एकदम ईजी हैं, आपको खुद को समझ आ जाएंगे। अब मैं ऐसे 220 के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ऐसे 220 के, ऐसे 220। देखो पहला क्वेश्चन, पूरा नहीं पढ़ रहा, काम की चीज पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है इसमें, पहला क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दैट द फर्म शुड हैव पॉलिसीज प्रोसीजर टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसी वगैरह होनी चाहिए, किस क्या पूछा फिर आगे, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म इन एवरी असाइनमेंट। क्या पूछे, इन एवरी असाइनमेंट, मतलब ऑडिट हो, रिव्यू एंगेजमेंट हो, कोई भी हो, मतलब ये क्वेश्चन किसका पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे SQC1 का, SQC1 के अकॉर्डिंग पूछे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम SQC1 के अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट, ये क्या लिखा है, हाउ डज द एंगेजमेंट पार्टनर एंश्योर द इंडिपेंडेंस रिलेटिंग टू द ऑडिट। सीधे पूछ लिया कि एंगेजमेंट पार्टनर कैसे इंडिपेंडेंस को चेक करेगा। तो यहाँ पे किसका पूछा है, ऐसे 220 का। इस कारण से हमने क्या कर दिया, ऐसे 220 वाला भी लिख दिया। ऐसे 220 में हमने देखी थी एडिशनल रिक्वायरमेंट में कि इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग एक एंगेजमेंट पार्टनर को कैसे चेक करना है, तो पूरा आंसर लिख दिया। तो एकदम ईजी था क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें भी काम की बातें पढ़ देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन ये। एंगेजमेंट पार्टनर, देखो क्या लिखा है इसमें, एंगेजमेंट पार्टनर वाज ऑफ द व्यू दैट मैटर्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड नोट ऑफ द EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। एंगेजमेंट पार्टनर क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करना मेरा काम है, और जो EQCR है ना उसको ये इस बात को रिव्यू करना नहीं होता कि मैंने इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन किया या फिर नहीं किया। याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या क्या रिव्यू करता है, तो उसमें पहला काम ही क्या बताया था मैंने, पहला काम ये बताया था कि एंगेजमेंट पार्टनर जो अपनी इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन करता है उसको कौन रिव्यू कर लेता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगेजमेंट पार्टनर का जो भी व्यू है ये क्या है, एकदम इनकरेक्ट है, ये हम बोल देंगे। और हमें क्या करना है बताओ, इतना सा तो आंसर होगा नहीं। बताओ यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इंडिपेंडेंस की, और आपसे पूछा भी किसके अकॉर्डिंग है, ऐसे 220। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा आंसर लिखना है इंडिपेंडेंस का, जो भी हमने ऐसे 220 में पढ़ा है। तो ऐसे 220 में जो भी हमने इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग पढ़ा है, ऐसे ने क्या किया, सबसे पहले पूरा का पूरा लिख दिया कि इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग एंगेजमेंट पार्टनर की क्या एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर देखो यहाँ पे कंक्लूजन दिया कि EQCR का काम क्या होता है, EQCR चेक करता है कि एंगेजमेंट पार्टनर ने जो भी फर्म इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया है वो सही से किया है कि नहीं किया। कि क्या करता है EQCR, क्या करता है कि एंगेजमेंट पार्टनर जो भी क्या करा अपनी इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन किया है वो सही से किया है या फिर नहीं किया। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे कि एंगेजमेंट पार्टनर का जो व्यू है राइट नहीं है, क्योंकि EQCR भी इस बात को रिव्यू करता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ क्वेश्चन, नहीं तो टाइम इतना ही लग जाए, क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाए इनके। ये क्वेश्चन भी देख लो, पेन एंड एसोसिएट्स का एक स्टैट ऑडिटर है, इसने ऑडिट रिपोर्ट देखो कब साइन करी, ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या है 15 मई। इसका मतलब क्या है, ऑडिट रिपोर्ट कब साइन हुई, 15 मई कोई। और देखो क्या लिखा हुआ है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये कब कंप्लीट हुआ, 18 मई।
बताओ ऑडिट रिपोर्ट कब साइन हुई 15 मई, EQCR कब कंप्लीट हो रहा है 18 मई। यहाँ पे आपको कोई गड़बड़ी दिखी तो देखो कितनी बड़ी गड़बड़ी है। मैंने क्या बताया था, EQCR ऑडिट रिपोर्ट के साइन होने से पहले पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है 3 दिन बाद हो रहा है, 18 मई को हो रहा है। तो यही बात हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, देखो पूरा टॉपिक लिख देंगे। अभी हमने एक टॉपिक देखा था, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था, ICA ने क्या करा है इसमें, कौन से पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है, इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है, इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है कि नो डेट द ऑडिटर रिपोर्ट, कि एक एंगेजमेंट पार्टनर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट तब तक साइन नहीं करनी जब तक कि EQCR कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन अब हमें क्या करना है आंसर में, ये पूरा टॉपिक लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा करना पड़ेगा, तीनों पॉइंट लिखना है आंसर में, फिर कंक्लूजन देना है। तो ICA ने भी यही किया है इसमें, इस तरह से किया। देखो पहले सारे पॉइंट लिख दिए और लास्ट में कंक्लूजन दे दिया कि यहाँ पे क्या किया एंगेजमेंट पार्टनर ने, जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पहले ही साइन कर दी, क्या कर दी, EQCR होने से पहले साइन कर दी। तो ये क्या है, करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। तो इस रिवीजन में मैंने आपको SQC 1 कंप्लीट कर दिया और ऐसे 220 भी, उनकी क्वेश्चंस भी करवा दिए, कुछ हार्ड वाले क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।